पहले कहे गए वो शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी आंखों के सामने उस औरत का घमंडी और घिनौना चेहरा उभर आया। 3 साल पहले वह कपूर ग्रुप का साधारण कर्मचारी था। कंपनी की एक ग्रैंड पार्टी और रात भर शराब पीने के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को मिस कपूर, रिया कपूर के साथ बिस्तर पर पाया। कोई चारा न होने पर वह कपूर परिवार के पास उससे शादी का प्रस्ताव रखने गया। आधे महीने बाद जब रिया कपूर आर्थिक घोटाले में फंस गई तो उसने और उसके परिवार ने उसे धोखा देते हुए कहा कि वह उसके बच्चे को जन्म दे रही है और उससे विनती की कि वह उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले और जेल चला जाए। अपनी पत्नी और बच्चे की खातिर उसने दृढ़तापूर्वक दोष अपने ऊपर ले लिया और उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि कारावास के 3 दिन भी नहीं बीते थे कि रिया कपूर उनसे मिलने जेल में आए और बताया कि यह सब एक घोटाला है। सब कुछ नकली था। ये सब कपूर परिवार द्वारा उसे फंसाने के लिए बिछाया गया एक जाल था। सच्चाई जानकर अर्नव सिंह आग बबूला हो गया। उसने लोहे की सलाखें जोर से हिलाईं और दहाड़ा, काश वह अपने सामने खड़ी उस घमंडी औरत के टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन आखिर में वह बस बेबस होकर उसे खुशी से जाते हुए देखता रहा। इसके बाद उसे जेल में हर तरह की बदमाशी सहनी पड़ी और घोर अंधकार में जीवन बिताना पड़ा। सौभाग्य से विशाल चौधरी और उनकी पत्नी, जो उसके बैरक के साथी थे और जानते थे कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है, को उस पर दया आ गई और उन्होंने चुपके से उसकी देखभाल की। लेकिन कैद के 3 महीने बाद विशाल चौधरी दंपति की जेल में ही रहस्यमयी मृत्यु हो गई। तभी एक पागल दिखने वाला बूढ़ा साधु जेल में आया और दावा किया कि वह उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। अप्रत्याशित रूप से ये बूढ़ा साधु बाबा विष्णुनाथ निकले, जिनके पास आसमां छूने वाली शक्तियां थीं। उन्होंने अर्नव को आयुर्वेद, मार्शल आर्ट, रत्न विज्ञान, ज्योतिष और तंत्र मंत्र जैसी चमत्कारी विद्याएं सिखाईं। उसके बाद से अर्नव को ऐसी भयानक शक्ति प्राप्त हुई कि जेल में भी कोई उसकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। सब उसे सम्मान देने लगे। अब वह बाहर आ गया है। अर्नव सिंह ने अपनी मुठियां कस लीं, उसकी निगाहें तीव्र घृणा से जल रही थीं। तुम में से जिन लोगों ने मुझे उस समय नुकसान पहुंचाया था, मैं उनसे 1000 गुना बदला लूंगा। और नेहा, अब तुम कैसी हो? नेहा शर्मा के बारे में सोचते हुए, जिसने उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, उसके दिल में अपराधबोध की लहर दौड़ गई। नेहा शर्मा, उसकी मंगेतर। 3 साल पहले जब ये खबर फैली कि उसका रिया कपूर के साथ अफेयर है, तो नेहा शर्मा का दिल टूट गया। आंसुओं के साथ उसने गुस्से में उसे धोखेबाज कहा और उसी दिन रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन जेल जाने के बाद ही उसे पता चला कि नेहा ने पीठ पीछे उसके लिए क्या क्या किया था। उसके लिए सबूत जुटाने दौड़ती रही, उसके लिए हर दरवाजे पर गिड़गिड़ाती रही। अंत में जब वह उसकी रिहाई की गुहार लगा रही थी तो कपूर परिवार का खतरनाक गुंडा जग्गू दादा ने उस पर 100 से ज्यादा चाकू से वार किए, उसका चेहरा बर्बाद कर दिया। उसका परिवार भी शर्मा हवेली से बेघर कर दिया गया। नेहा, तुम पागल लड़की हो। अर्नव सिंह अपार अपराधबोध से भर गया और ऊपर देखकर लंबी सांस ली। इतना बड़ा एहसान, मैं इसे कैसे चुकाऊंगा? वह विचारों में खोया था, तभी एक चमचमाती काली रोल्स रॉयस कलिनन धीरे धीरे उसके पास रुकी। गुरुजी, उस आदमी ने आदर से सिर झुकाया। वो थे श्याम राय, जयपुर के सबसे अमीर उद्योगपति। अकेले दम पर राय ग्रुप खड़ा किया, जिसका टर्नओवर अरबों में था। अर्नव सिंह ने उदासीन स्वर में पूछा, श्याम, इस बार बाबा ने क्या संदेश दिया? महर्षि ने आदेश दिया है कि जेल से छूटते ही मैं ग्रुप की कमान आपको सौंप दूं और पूरी ताकत से आपकी सेवा करूं। अर्नव सिंह ने हल्के से सिर हिलाया, बाद में बात करेंगे, पहले घर चलो। 3 साल बाद घर लौट रहा था। माँ और बहन कैसी होंगी? आखिरी बार माँ मिलने आई थी 6 महीने पहले, देखकर दिल रो पड़ा था, इतनी कमजोर और बूढ़ी लग रही थी। और छोटी बहन सिया सिंह तो 3 साल में सिर्फ एक बार मिलने आई थी। मन में गुस्सा लिए अपनी पुरानी गलतियों को याद करके अर्नव का दिल माँ बहन के प्रति अपराधबोध से भर गया। कार पूर्वी जयपुर के एक पुराने मोहल्ले की ओर दौड़ी। उतरते ही अर्नव घर की ओर लपका। रास्ते में पड़ोसी उसे पहचानकर फुसफुसाने लगे, तिरछी नजरों से देखने लगे। अर्नव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और तेज चला। ऊपर पहुंचा तो सामान टूटने और चीखने चिल्लाने की आवाज आई। तोड़ो, सब कुछ तोड़ डालो और उस लंगड़ी लड़की को पकड़ो। बस करो हैवानो, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। कृपया छोड़ दो, मैं आपके पैर जोड़ता हूँ। हम जाएंगे, अभी जाएंगे। बस मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ की आवाज। अर्नव का खून खौल उठा। जो भी उसके परिवार को छुएगा उसकी लाश बिछा देगा। बिजली की तरह सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। घर के अंदर सुमित्रा देवी घुटनों पर गिरी, एक गुंडे से गिड़गिड़ा रही थीं। हरामजादो, तुम गरीबों ने कपूर परिवार से पंगा लेने की हिम्मत कैसे की? आज सबक सिखाएंगे। बुढ़िया, सुन ले, मालिक ने खास तौर पर तेरी बेटी को खास मेहमान नवाजी देने को कहा है। हा हा हा, भले लंगड़ी हो मगर गोरी चिट्टी है, मजा आएगा। गुंडे गंदी हंसी हंसने लगे। एक ने सुमित्रा देवी को धक्का देकर गिराया और व्हीलचेयर पर बैठी सिया सिंह की ओर बढ़ा। मुझसे दूर रहो। सिया सिंह के खूबसूरत चेहरे पर दहशत थी। वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुंडे ने उसका कॉलर पकड़कर फाड़ दिया। उसकी गोरी त्वचा नजर आने लगी। छोड़ो मुझे, सिया ने बेतहाशा छटपटाया, मगर क्या कर सकती थी। अपमान के आंसू बहने लगे। गुंडे की आंखें लालच से चमक रही थीं, उसका गंदा हाथ बस छूने ही वाला था। बूम, दरवाजा लात मारकर टूट गया। एक खूंखार छाया अंदर घुसी। अर्नव सिंह ने दृश्य देखा जैसे किसी ने उसके सीने पर हथौड़ा दे मारा हो। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। हत्या का इरादा हवा में फैल गया। गुंडे पलटे। कौन हरामी बीच में टांग अड़ाने आया? जान बचेगी नहीं, भाग यहां से। सिया के सामने वाला गुंडा हंसा, अरे ये तो वही बेवकूफ है जो रिया कपूर के लिए जेल गया था। छूट गया बेटा, तस्क तस्क। चल तमाशा देख। अपनी बहन के साथ मजे लेते देखना चाहता है तो खड़ा रह। तेरी माँ। उसकी बात पूरी होने से पहले अर्नव सिंह ने ऐसी दहाड़ मारी कि दीवारें हिल गईं।
वह खूंखार छाया हरकत में आ गई। एपिसोड 2। एक दबी हुई सी आवाज के साथ उस हटे कट्टे आदमी का भारी भरकम शरीर हवा में उछलकर बाहर आ गिरा। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, एक बार फिर उसकी पीठ पर पैर से दबाव डाला गया। एक ठोकर, दो ठोकर, तीन ठोकर। वह शक्तिहीन होकर जमीन पर पड़ा था और उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। वह अपने मुंह से विलाप कर रहा था, दया की भीख मांग रहा था, हताश होकर विनती कर रहा था। हालांकि अर्नव सिंह ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। क्रैक क्रैक, हटे कट्टे आदमी के सारे अंग चूर चूर हो गए थे। भयंकर दर्द से उसकी चीखें जोर जोर से निकल रही थीं। जब अर्नव सिंह का अंतिम प्रहार हुआ तो वह हट्टा कट्टा आदमी मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। संपूर्ण शांति। अचानक वहां पूरी तरह से शांति छा गई। गुंडे अर्नव सिंह को देखकर, जो क्रोध के देवता जैसा लग रहा था और जिसके अंदर से द्वेष निकल रहा था, बेकाबू होकर कांप उठे। इसे देखकर ही उनकी रूह कांप जाती थी। लेकिन जो लोग सदमे से जल्दी उबर गए, उनकी आंखों में भयंकर चमक दिखाई दी और उन्होंने अपने हथियार पकड़ लिए और अर्नव सिंह की ओर दौड़ पड़े। अर्नव सिंह ने क्रोध में आकर उन पर बवंडर की तरह प्रहार किया। कुछ ही सेकंड बाद वे सभी जमीन पर पड़े थे, दर्द से कराह रहे थे। या तो उनके हाथ टूटे हुए थे या पैर टूटे हुए थे, हर जगह खून फैला हुआ था। ये बहुत ही भयावह था। बाहर निकलो या मर जाओ। अर्नव सिंह के गुस्से भरे चिल्लाने के बाद हटे कट्टे आदमियों का समूह रेंगता हुआ, अपने गंभीर रूप से घायल शरीरों को घसीटता हुआ और बेहद शर्मनाक तरीके से सिंह परिवार के घर से भाग गया। घर एक बार फिर शांत हो गया। अर्नव, क्या ये सचमुच तुम हो? सुमित्रा देवी की आंखें आंसुओं से भर आई, उनकी आवाज कांप रही थी। तुम आखिरकार वापस आ गए। धप। अर्नव सिंह सुमित्रा देवी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। माँ, आपका बेटा पितृभक्त रहा है, आपको कष्ट सहने दे रहा है। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए जब वह कांपते हुए उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। जब तक तुम वापस आ जाओ, जब तक तुम वापस आ जाओ। माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं तुम्हें मरते दम तक वापस नहीं देख पाऊंगा। अर्नव सिंह ने अपने सामने अपनी मां को देखा, वृद्ध, दुर्बल और आंसू भरी आंखों वाली, और उसका दिल अशांत था। वह घृणा से भर गया। उसे इस बात से घृणा थी कि वह अतीत में कितनी मूर्खता कर चुका था। वह कपूर परिवार से भी नफरत करता था, विशेष रूप से रिया कपूर से, क्योंकि उसने उसे अपराध के लिए फंसा दिया, जिसके कारण उसे जेल हो गई। अर्नव सिंह ने अपनी बहन की ओर देखा तो उसका दिल कांप उठा। सिया, तुम्हारे पैर। व्हीलचेयर पर बैठी सिया सिंह ने नाराजगी भरी आंखों से अर्नव सिंह को घूरते हुए कहा, अर्नव सिंह, तुमने वापस आने की जहमत क्यों उठाए? दफा हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। अब जब तुम वापस आ गए हो तो इसका क्या फायदा है? जब माँ और मुझे परेशान किया जा रहा था तब तुम कहाँ थे? जब मैं इमारत से कूदा और मेरे दोनों पैर टूट गए तब तुम कहाँ थे? तुम जेल में थे, एक ऐसी महिला के लिए दोषी ठहराए जा रहे थे जिसने हमारे सिंह परिवार को बर्बादी और विनाश की ओर धकेला था। अर्नव सिंह, तुम मेरे भाई बनने के लायक नहीं हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं सचमुच तुमसे नफरत करती हूँ। सिया सिंह उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं, अर्नव सिंह, स्तब्ध होकर व्हीलचेयर पर सिया सिंह को देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था, उसके शब्द उसके दिल में एक तेज चाकू की तरह चुभ रहे थे। अर्नव सिंह के दिल में गुस्सा उमड़ आया। माँ, क्या हुआ? सिया के पैर, क्या ये किसी ने जानबूझकर किया था? सुमित्रा देवी ने कड़वाहट से कहा, ये रोहन कपूर था। अर्नव सिंह की आंखें ठंडी हो गईं। रोहन कपूर, ये नाम अर्नव सिंह को बहुत परिचित था। रिया कपूर का भाई, एक अयाश व्यक्ति जो कुछ भी अच्छा नहीं करने वाला था। मेरी बहन के पैर, यह उसकी वजह से था। सुमित्रा देवी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, हम जिस इलाके में रह रहे हैं वह एक प्रमुख विकास क्षेत्र बनने वाला है। हमारे पुराने मोहल्ले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। कपूर परिवार लंबे समय से इस जमीन के टुकड़े पर लालच कर रहा था। उनकी धमकियों के कारण हमारे पड़ोस के अधिकांश लोगों ने समझौता कर लिया है, भले ही मुआवजा बहुत कम था। 2 महीने पहले रोहन कपूर ने सचमुच सिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अंत में सिया ने बचने के लिए 4थी मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन उसके दोनों पैर टूट गए। सुमित्रा देवी की आंखें तीव्र घृणा से भर गईं। सिया सिंह की आंखें बेजान थीं। अर्नव सिंह, अब मैं अपंग हूं। क्या अब तुम संतुष्ट हो? सिया। अर्नव सिंह का चेहरा अपराध बोध से भर गया। मेरा नाम मत पुकारो। नेहा, तुम्हारे लिए उसका चेहरा 100 से अधिक बार काटा गया और उसका पूरा परिवार शर्मा हवेली से बेघर कर दिया गया। हमारी त्रासदी, ये सब तुम्हारे कारण है। तुम हमारा सामना कैसे कर सकते हो? अब बाहर निकल जाओ। कपूर परिवार, रिया कपूर, रोहन कपूर, तुम सब मर चुके हो। अर्नव सिंह की आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठीं। सिया सिंह ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, अगर तुम सच में बदला लेना चाहते हो तो कार्रवाई करो। आज कपूर कॉर्पोरेशन के सार्वजनिक होने की पूर्व संध्या है और रतन सिंह कपूर का 80वां जन्मदिन भी है। रिया कपूर के पूर्व पति होने के नाते जाकर शुभकामनाएं दो। नेहा को भी रिया कपूर ने आज आमंत्रित किया है। अगर तुम उसे अपमानित होते देखते रहोगे तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। अर्नव सिंह की मुट्ठियां भींच गईं। नेहा भी वहां है। सिया सिंह ने कहा, क्या लगता है रिया कपूर उसे छोड़ेगी? अर्नव सिंह ने गहरी सांस ली। सिया, मैं वादा करता हूं तुम्हारे पैर ठीक होंगे। रोहन कपूर को 2 गुना दर्द दूंगा और नेहा को सुरक्षित वापस लाऊंगा। वह बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। सुमित्रा देवी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सिया सिंह बोली, माँ, उसे जाने दो। नेहा ने उसके लिए सब कुछ किया है। अर्नव सिंह ने टैक्सी ली और सीधे कपूर परिवार की हवेली पहुंच गया। हवेली गतिविधि से गुलजार थी। रतन सिंह कपूर मेज के शीर्ष पर बैठे थे, चेहरा खुशी से चमक रहा था। रिया कपूर ध्यान का केंद्र थी, चारों तरफ लोग घेरे हुए थे। उसका मंगेतर विक्रम राजवंशी भी पास खड़ा था। रिया कपूर की नज़र कोने में बैठी नेहा शर्मा पर पड़ी। नेहा शर्मा का चेहरा घूंघट से ढका था, सिर झुका हुआ था।
रिया कपूर उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ उसके पास गई। मिस शर्मा, अकेली क्यों बैठी हो? जयपुर की 4 महान सुंदरियों में से एक हो ना। नेहा शर्मा कांप उठी। मिस कपूर, थप्पड़। रिया कपूर ने घूंघट फाड़ दिया। जख्मों से भरा चेहरा सबके सामने आ गया। मत देखो, नेहा शर्मा ने चीखते हुए चेहरा ढंक लिया। घिनौना। रिया कपूर हंसी। यही चेहरा है जिसे तुम छिपाती फिरती हो। जब अर्नव सिंह जेल में था तुमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी ना, पर जग्गू दादा ने तुम्हारा चेहरा बर्बाद कर दिया। रोहन कपूर भी आया। बहन, इसे और सबक सिखाओ। रोहन कपूर ने जूता आगे रखा। जूते साफ करो फिर जाने दूंगा। नेहा शर्मा सिकुड़ गई। गुंडों ने उसे घेर लिया और घसीटने लगे। नहीं, मुझे जाने दो। उसके हाथ फर्श पर रगड़ खा रहे थे, खून की लकीरें बन रही थीं। बस उसी क्षण आ 2 चीखें गूंजी। 2 गार्ड उड़ते हुए अंदर गिरे। सबकी नजरें प्रवेश द्वार पर गईं। एक घातक आभा वाला व्यक्ति धीमे कदमों से अंदर आ रहा था। उसकी मौजूदगी से पूरा हॉल दबाव में आ गया। सबकी सांसें रुक सी गईं। एपिसोड 3। अखाड़े में शोर तुरंत शांत हो गया और सभी की आश्चर्यचकित निगाहें अर्नव सिंह पर टिक गईं। ये कौन है? कपूर परिवार के मुखिया के जन्मदिन भोज में परेशानी पैदा करने की हिम्मत। ये तो मौत को दावत दे रहा है। आज इसे जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। एक नादान। लोगों ने अर्नव सिंह को घृणा से देखा। उनकी आंखों में दया की झलक थी। आखिर कपूर परिवार अब जयपुर का सबसे ताकतवर घराना था। सालों से पाले पोसे गुंडे, बॉडीगार्ड और रसूखदार लोग। अकेला आकर ये लड़का अपनी कब्र खुद खोदने आया था। रिया कपूर और उसके भाई रोहन कपूर के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। तू बदमाश! कपूर परिवार में गड़बड़ करने की हिम्मत। रोहन कपूर ने चमचमाते जूते ठकठकाते हुए आगे बढ़ते हुए टाई चीक की। उसकी आंखें घमंड से चमक रही थीं। रिया कपूर भी आगे बढ़ी, थोड़ी ऊंची ठंडी नजरों से देखते हुए। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। अर्नव सिंह, तू बाहर कैसे आ गया? रोहन कपूर ने जोर से हंसते हुए कहा। अरे वाह, तो ये वही बेवकूफ़ है। बहन, अपनी छोटी नंद को देखा? वो तो अब पूरी तरह टूट चुकी है ना। अर्नव सिंह की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। डर है कि तुम्हें निराश करना पड़ेगा। मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज तुम्हारी मुसीबत बहुत बड़ी है। उसकी आंखों में आग जल रही थी। और नेहा कहाँ है? रोहन कपूर ने व्यंग्य किया। मुंह तो बहुत बड़ा हो गया तेरा। उस बदसूरत को ढूंढ रहा है? देख, वही जमीन पर पड़ी है। कभी जयपुर की देवी थी ना जो तुझ पर मरती थी, अब सिर्फ दया की पात्र है। अर्नव सिंह ने नजर उठाई। वहां नेहा शर्मा का अस्त व्यस्त शरीर था। जमीन पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। हर धब्बा उसके दिल को चाकू की तरह चीर रहा था। नेहा अर्नव को देखते ही गिर पड़ी और चेहरा ढक लिया। मत देखो, कृपया मत देखो। उसकी विनती अर्नव सिंह के कानों में चाकू की तरह चुभ रही थी। ये नेहा उसके कारण इस हाल में पहुंची थी। रोहन कपूर ने उसे बालों से पकड़कर खींचा। नेहा देख, यही वो मर्द है जिसके लिए तू मरती थी। अब दिखा दे कि तू कितनी दयनीय हो चुकी है। चिंता मत कर, जब बाहर के गुंडे तुझसे मजा लेंगे मैं पूरा शो रिकॉर्ड करवाऊंगा। अर्नव सिंह का क्रोध आसमान छू गया। उसका शरीर कांप उठा। उसे छोड़ो। छोड़ूंगा ही नहीं, इसमें क्या है? रोहन जोर से हंसा। आप मुझे छू के दिखा। तू मौत मांग रहा है। अर्नव सिंह एक कदम आगे बढ़ा। तूने मेरी बहन के पैर तोड़े, अब नेहा के साथ ऐसा सलूक? रोहन कपूर, आज मैं तेरे सारे पापों का हिसाब दूंगा, दोगुना। उसकी आवाज नरक से आई किसी राक्षस की तरह ठंडी थी। रिया कपूर अब और नहीं रुक सकी। अर्नव सिंह, 3 साल में सिर्फ बकवास करना सीखा है। बहुत अफसोस, तू गलत जगह आ गया। क्या लगता है 3 साल बाद तू मुझसे टक्कर ले सकता है? मैं आसमान पर फीनिक्स हूं और तू कीचड़ में कीड़ा। चूंकि तू आज परेशानी करने आया है, मैं सबको दिखा दूंगी कि कपूर परिवार के साथ खिलवाड़ की सजा क्या होती है। उसने हाथ हिलाया। जिसने भी इसके पैर तोड़ दिए उसे 1 लाख इनाम। ये सुनते ही दर्जन भर गुंडों की आंखें चमक उठीं। लोहे के डंडे निकाले और चीखते हुए अर्नव सिंह पर टूट पड़े। पलक झपकते घेर लिया। डंडे सिर पर बरसने लगे। ये तो मरा हुआ मांस है। कपूर परिवार को चुनौती। आज इसके पैर हमेशा के लिए खत्म। लोग उपहास कर रहे थे। रतन सिंह कपूर ने ठंडी आवाज में कहा, मौत को न्योता देने वाला कचरा। जेल से निकला तो अच्छी जिंदगी जी सकता था, हमारे परिवार को छेड़ने चला आया। उनकी पत्नी लीना कपूर ने जहर भरी मुस्कान के साथ कहा, 3 साल पहले हमने इसे घुटने टेकवाए थे, अब सारी कीमत चुकाएगा। अर्नव, बचो! नेहा शर्मा ने घबराहट में चिल्लाया, छटपटाते हुए मदद करना चाह रही थी। रोहन ने उसे कसकर पकड़ लिया। देखती रह कैसे इसके पैर टूटते हैं। दर्जन भर गुंडे भेड़ियों की तरह झपटे। जब सबको लगा कि अर्नव सिंह का अंत हो गया, अर्नव सिंह ने मुट्ठी उठाई। धड़ाम! पहले गुंडे को मुक्का पड़ा, फिर लात मारकर उड़ा दिया। उसका लोहे का डंडा अर्नव ने छीन लिया। फिर लोहे का डंडा बिजली की तरह नाचा। हरवार के साथ चीखें गूंजी। गुंडे जमीन पर बिखर गए। सिर फटे, हाथ टूटे, पैर टूटे। सब लड़ने की ताकत खत्म। पूरी लड़ाई 10 सेकंड से भी कम में खत्म। ये क्या? जो लोग अर्नव की हार का तमाशा देखने आए थे, सबकी आंखें बाहर निकल आईं। रोहन कपूर वहीं जम गया। इस कचरे ने 10 सेकंड में कपूर परिवार के सारे कुशल गुंडों को चकनाचूर कर दिया। थोड़ा कौशल है, रिया कपूर ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन ये सब बेकार है। आखिर कचरा ही है। अर्नव सिंह ने आखिरी गुंडे को लात मारकर हटाया और रोहन की ओर बढ़ा। रोहन कपूर, जैसा कहा था, आज तू बचकर नहीं जाएगा। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। रुक, और पास आया तो मैं इसे मार डालूंगा। उसने नेहा की गर्दन दबा दी। अर्नव सिंह रुक गया। आवाज बर्फीली थी, अभी इसे छोड़, आज तुझे कम दर्दनाक मौत दूंगा। हा। रोहन पागलों की तरह हंसा। लगता है तुझे इस बदसूरत की फिक्र है। घुटने टेक, यहाँ रेंग कर आ, मेरे जूते साफ कर, रो रो कर माफी मांग, शायद छोड़ दूं।
वरना आज इसे खत्म कर दूंगा। अर्नव सिंह की आंखें बर्फ बन गईं। अगले ही पल वह तीर की तरह फटा, 10 मीटर की दूरी एक झपके में खत्म। इतनी तेज रफ्तार, लोग हाँफ गए, सिर्फ धुंधला साया दिखा। रोहन डर से कांप उठा, नेहा की गर्दन दबाने को हुआ, लेकिन उससे पहले एक लोहे जैसा हाथ उसकी कलाई पर जा जकड़ा। अर्नव सिंह का खतरनाक चेहरा बिल्कुल सामने था, उसकी आवाज़ मौत की तरह ठंडी थी। मैंने तुझे चुनने का मौका दिया था, तूने मौत क्यों मांगी? एपिसोड 4। अर्नव सिंह की बर्फीली आंखों के सामने रोहन कपूर कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। रिया कपूर ने घमंड से आगे बढ़ते हुए चिल्लाई, मेरे भाई को छोड़ो वरना मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगी। चुप। अर्नव सिंह ने उसकी ओर देखा और बिना सोचे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रिया कपूर कई मीटर दूर उड़ गई, चेहरा लाल, मुंह से खून, बाल बिखरे, एक हाई हील टूटकर अलग हो गई। वो देवी जैसी खूबसूरती अब पूरी तरह गायब थी। सबके दिल में सिहरन दौड़ गई। ये पागल हो गया है। रिया कपूर जयपुर की सबसे प्रतिष्ठित सुंदरी और उसका मंगेतर राजवंशी परिवार का वारिस विक्रम राजवंशी। इसे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारना राजवंशी परिवार के मुंह पर तमाचा मारने के बराबर था। राजवंशी परिवार सिर्फ अमीर नहीं, काले सफ़ेद दोनों दुनिया में उसका दबदबा था। विक्रम को कोई छूता था तो उसका नामो निशान मिट जाता था। रिया जमीन पर पड़ी अर्नव को जहर भरी नज़रों से घूर रही थी, लेकिन अर्नव ने उसकी ओर फिर देखा तक नहीं। उसकी डरावनी नज़रें रोहन पर थीं। अगले ही पल क्रैक, रोहन का हाथ टूट गया। वो सुअर की तरह चीखा, हड्डी त्वचा फाड़कर बाहर निकल आई। सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तूने मेरी बहन के दोनों पैर छीने, मेरी मंगेतर को अपमानित किया। ये पाप माफ नहीं होंगे। आज ब्याज वसूल करूंगा, तेरे अंग अपन कर दूंगा। रोहन पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था कि अर्नव की लात उसके घुटने पर पड़ी। घुटना उल्टी दिशा में मुड़ गया। धम्म। रोहन दर्द से चीखता हुआ अर्नव के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। जन्मदिन का भोज एकदम खामोश हो गया। मेहमानों के चेहरे पर सदमा, डर और खौफ साफ दिख रहा था। आज मामला बहुत बड़ा हो गया था। अर्नव सिंह के लिए यहाँ से जिंदा निकलना आसमान छूने जितना मुश्किल था। अर्नव, नेहा शर्मा की आवाज़ कांप रही थी। उसने रोहन का पैर टूटते देखा तो दिल में ठंडक भी लगी और डर भी लगा। अर्नव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। नेहा, मैं तुझे यहाँ से सुरक्षित ले जाऊंगा। रतन सिंह कपूर का चेहरा लोहे जैसा काला पड़ गया। उनके पोते को उनके 80वें जन्मदिन पर अपंग बना दिया गया। अगर आज अर्नव ने खून की कीमत नहीं चुकाई तो कपूर परिवार हंसी का पात्र बन जाएगा। अर्नव ने नेहा का हाथ थामे ठंडे स्वर में कहा, याद रखो ये सिर्फ ब्याज है। कपूर परिवार ने मेरे साथ जो किया उसे मैं दोगुना लौटाऊंगा। सब सुन लो, मैं अर्नव सिंह तुम्हारे कपूर परिवार की हर चीज़ छीन लूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। रिया जमीन से उठी, दयनीय हालत में चीखी, हारा हुआ। कपूर परिवार को कीमत चुकाने की बात कर रहा है। पहले यहाँ से जिंदा निकल पाए, यही बड़ा सवाल है। मेरा मंगेतर आ चुका है, तेरा खेल खत्म। सचमुच। उसी पल एक लंबा चौड़ा जवान आदमी अंदर दाखिल हुआ। सूट में आभा ऐसी की सब सांसें थम गईं। उसके बगल में एक विद्रोही चेहरे वाला युवक और एक दुबला पतला बूढ़ा, लंबा चोगा पहने, कनपटियां उभरी हुई, आंखें चमकती हुई। विक्रम राजवंशी आ गए। उनके साथ मास्टर यशवर्धन हैं। सुना है मास्टर यशवर्धन ने अकेले 30 गुंडों को निहत्थे हरा दिया था। विक्रम ने हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है विक्रम? रिया अपने मंगेतर को देखते ही रोने लगी और खुद को उसके सीने में छिपा लिया। यही है वो अर्नव सिंह। इसने रोहन का हाथ पैर तोड़ दिया, हमारे भोज में तांडव मचा रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। विक्रम ने उसकी पीठ थपथपाई। रिया, चिंता मत कर। जो कोई विक्रम राजवंशी की महिला को छुएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसकी ठंडी नज़र अर्नव पर पड़ी। अर्नव ने शांत स्वर में कहा, मैं सलाह दूंगा कि इस मामले में न पड़ें। ये मेरे और कपूर परिवार की पुरानी दुश्मनी है। सब दंग रह गए। इतना घमंड, विक्रम को ही चेतावनी दे रहा है। लोग हंस पड़े, ये तो मौत को न्योता दे रहा है। विक्रम गुस्से से हंसा। बच्चे, पता है तू किससे बात कर रहा है? आज तेरे पैर कुत्ते जैसे तोड़कर तुझे मेरी जांघों के नीचे से रेंगवाकर बाहर निकालूंगा। उसने इशारा किया। मास्टर यशवर्धन आगे बढ़े। मास्टर यश, इसे आपके हवाले। मास्टर यशवर्धन ने उदासीनता से कहा, छोटी सी बात है, 5 सेकंड में निपटा दूंगा। उन्होंने लापरवाही से लात मारी, एक भारी लकड़ी की मेज टुकड़े टुकड़े हो गई। सब सांसें थम गईं। फिर मास्टर यश ने अर्नव पर मुक्का चलाया। हवा फटने की आवाज आई। 700 पाउंड का वार। अर्नव ने भी लापरवाही से मुक्का चलाया। मास्टर यश ने व्यंग्य किया, मुझसे सीधे टक्कर लेगा। अगले पल उनकी मुस्कान जम गई। 3 कदम पीछे लड़खड़ाए, हाथ लटक गया। तू? अर्नव ने लात मारी। मास्टर यश बोरी की तरह उड़े, पीठ के बल गिरे, मुंह से खून, बेहोश। सन्नाटा छा गया। मास्टर यश एक झटके में हार गए। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बगल के युवक की ओर देखा। युवक ने पलकें उठाईं, ठंडे स्वर में बोला, मुझ पर एहसान कर, माफी मांग और चला जा। अर्नव ने पूछा, अगर मैं न मानूं तो? युवक ठंडा हंसा, जानता है मैं कौन हूं? मेरे पिता डीआईजी चंदेल हैं, राजस्थान के बड़े अफसर। एक फोन पर तेरे सिर पर 300 बंदूकें तन जाएंगी, तब भी उड़ पाएगा। सबकी आंखें चमक उठीं। डीआईजी चंदेल का बेटा, विक्रम का इतना बड़ा बैकअप। अर्नव हंस पड़ा। डीआईजी चंदेल, उन्होंने खुद मेरी मदद मांगी थी एक बार। अगर वो यहाँ भी हों तो मेरे सामने बंदूक नहीं तान सकते। तू खुद को क्या समझता है? मैं उनकी इज्जत करता हूँ, इसलिए तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, भाग जा। कमरे में हंगामा मच गया। पागल, बिल्कुल पागल। डीआईजी चंदेल के बेटे को धमकी। युवक चंदेल तिलमिलाया, बहुत अच्छा, मैं देखता हूँ तू कितना घमंडी है। रतन सिंह कपूर ने मेज पर मुक्का मारकर खड़े हो गए। युवराज चंदेल, चिंता न करें। जैसे ही इसने हंगामा शुरू किया, मैंने पुलिस को बुला लिया था।
शायद डीआईजी चंदेल खुद आ रहे हैं। उसी पल धड़ 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 वर्दीधारी पुलिस का दस्ता तेजी से अंदर घुसा। हथियार चमक रहे थे, चेहरे भयानक। सब पीछे हट गए। डीआईजी चंदेल कठोर चेहरा लिए अंदर दाखिल हुए। यहाँ खुलेआम मारपीट करने की हिम्मत किसने की? एपिसोड 5। पापा। युवराज चंदेल ने डीआईजी चंदेल को आते देखते ही जोश में चिल्लाया। यही है वो, इसी ने कहा कि आप खुद आओगे तो भी मेरे सामने घमंड नहीं कर पाओगे। इसने सबके सामने मारपीट की, कानून को ठेंगा दिखाया और आपके नाम का अपमान किया। इसे सबसे कड़ी सजा दो। विक्रम राजवंशी भी आगे बढ़े। चाचा चंदेल, ये आदमी खूंखार है। उम्मीद है आप निष्पक्ष रहकर इसे सबक सिखाएंगे। रतन सिंह कपूर रोते हुए बोले, मुख्य अफसर साहब, इसने मेरे 80वें जन्मदिन को बर्बाद कर दिया। मुझे गुस्से में दिल का दौरा तक पड़ गया। मेरे पोते को देखिए, पहचान में भी नहीं आ रहा। डीआईजी चंदेल ने सिर हिलाया, गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिर है कौन जो मेरे इलाके में इतना बेकाबू हो गया? वो भीड़ चीरते हुए आगे बढ़े। रिया कपूर जहरीली मुस्कान के साथ अर्नव सिंह को घूर रही थी। अब तेरा खेल खत्म। अर्नव सिंह बेपरवाही से बोले, डीआईजी साहब, बहुत दिन हो गए, आप पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। व्यंग्य ने डीआईजी का खून खौला दिया। बदमाश, मौत के मुंह में खड़ा है फिर भी घमंड। आज तुझे सबक सिखाऊंगा। उन्होंने पिस्तौल निकाली, क्लिक की आवाज के साथ लोड किया और अर्नव पर तान दिया। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हाथ कांपने लगा, पिस्तौल जमीन पर गिरते गिरते बची। ये राक्षस यहाँ कैसे? युवराज चीखा, पापा, पहले इसके पैर तोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ इसे घुटनों पर रोते हुए। पर अगले ही पल, चेताक, डीआईजी चंदेल ने पलटकर अपने बेटे युवराज के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। युवराज लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा, मुंह से खून बहने लगा। पूरे हॉल में सन्नाटा। युवराज हकलाया, पापा। डीआईजी ने पिस्तौल वापस रखी, विनम्रता से आगे बढ़े और 90 डिग्री झुककर बोले, अर्नव बाबा, आप यहाँ। ये सब गलतफहमी है। माथे से पसीना टपक रहा था। विक्रम, रिया, रतन सिंह कपूर, सबके चेहरे सफ़ेद। अर्नव ठंडे स्वर में बोले, मैं आज ही जेल से छूटा हूँ। कपूर परिवार से पुराना हिसाब चुकता करने आया हूँ। ये निजी मामला है, क्या आप इसमें दखल देंगे? डीआईजी तुरंत हाथ जोड़ लिए। निजी मामला है तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। फिर अफसरों को इशारा किया, वापस चलो। युवराज चीखा, पापा, जेल से छूटा एक घटिया आदमी, आप डर क्यों रहे हो? चुप। डीआईजी ने युवराज के घुटने पर लात मारी। वो घुटनों पर गिरा। अभी अर्नव बाबा से माफी मांग, वरना मैं खुद गोली मार दूंगा। युवराज डर से कांपता हुआ बोला, माफ कर दीजिए। अर्नव ने हाथ हिलाया, छोड़ो। डीआईजी राहत की सांस लेकर तेजी से चले गए। हॉल में हंगामा मच गया। कपूर परिवार हो या राजवंशी, सबके चेहरे काले पड़ गए। यहाँ अब कौन अर्नव को रोक सकता था? अर्नव ने रोहन कपूर की ओर कदम बढ़ाया। रोहन चीखा, नहीं। क्रैक 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 क्रैक, चारों अंग टूट गए। रोहन अपंग होकर जमीन पर पड़ा रहा। अर्नव की ठंडी नजरों ने सबकी रीढ़ जमा दी। अर्नव ने सबकी ओर देखकर कहा, याद रखो, ये सिर्फ ब्याज है। 10 दिन में कपूर कॉर्पोरेशन दिवालिया हो जाएगी। रिया जहरीली आंखों से घूरती हुई बोली, अर्नव सिंह, अभी के लिए तू जीत गया, लेकिन जल्दी ही मैं तुझसे दोगुना बदला लूंगी। अर्नव मुस्कुराए, मैं इंतजार करूंगा। फिर नेहा शर्मा का हाथ थामकर हवेली से बाहर निकल गए। हवेली के गेट पर नेहा ने हाथ छुड़ाया, सिर झुकाया। लंबे बाल चेहरे के जख्म छिपा रहे थे। आंखें प्रेम और नफरत से भरी थीं। अर्नव, यहीं रुक जाओ। अर्नव अपराध बोध से बोले, इन 3 सालों में तूने बहुत कुछ सहा। नेहा का शरीर कांप उठा, आंसू बहने लगे। हाँ, 3 साल, कितनी ठंडी निगाहें, कितने ताने। मैंने सिर्फ खुद नहीं सहा, पूरा शर्मा परिवार बर्बाद कर दिया। माता पिता को एक झोपड़ी में रहने को मजबूर किया। सब तेरे कारण। उसने होंठ काते हुए कहा, अर्नव, तेरा कर्ज मैंने चुका दिया, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। कहकर मुड़ी और चली गई। नेहा। अर्नव पीछे दौड़े। नेहा पलटी, उन्माद में चीखी, पीछे मत आ, मैं तुझे दोबारा नहीं देखना चाहती। आंसू भरे स्वर में बोली, हर रात बुरे सपने, हर बार आईने में अपना चेहरा देखकर मर जाना चाहती हूँ। मैं वो हंसती खिलखिलाती नेहा थी, अब सिर्फ एक बदसूरत साया। मैं तुझसे प्यार करती थी, अब उससे कहीं ज्यादा नफरत करती हूँ। रोते हुए भाग गई। अर्नव का दिल छलनी हो गया। नेहा, मैं तुझे फिर से वही हंसती खिलखिलाती लड़की बना दूंगा। ये कर्ज मैं जिंदगी भर चुकाऊंगा। वो टैक्सी लेकर घर लौटे। सुमित्रा देवी ने दरवाजा खोला, राहत की सांस ली। सिया सिंह ने ठंडी नजर डाली, पर अंदर से खुश थी। अर्नव सिया के सामने घुटनों पर बैठ गए। सिया, रोहन कपूर चारों अंगों से अपंग हो चुका है। भाई ने तेरा बदला ले लिया, कल से तेरे पैर ठीक करने का इंतजाम करता हूँ। सिया ने व्यंग्य किया, मगरमच्छ के आंसू बंद करो। डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाए, तू क्या कर लेगा? अर्नव मुस्कुराए, मैंने कभी झूठ बोला है। उन्होंने एक्यूपंक्चर की सुइयां निकाली। सिया हैरान, फिर हंसी। ठीक है, देखते हैं जेल में क्या जादू सीखा है। अर्नव ने सुइयां लगानी शुरू की। कुछ ही मिनटों में सिया को पैरों में गर्माहट, फिर झुंझुनी, फिर दर्द। आखिरी सुई लगते ही बायां पैर हिल गया। सिया की आंखें फैल गईं। ये सचमुच? अर्नव पसीना पोंछते हुए बोले, कुछ दिन एक्यूपंक्चर और दवा, दोनों पैर बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। सिया गुस्से में हंसी, हम जेल में कुछ तो सीखा है। पर नेहा का चेहरा, 100 से ज्यादा कटे निशान, उसे देखकर मेरा दिल टूट जाता है। अर्नव दृढ़ स्वर में बोले, मैं नेहा को भी ठीक कर दूंगा। मैंने तुम दोनों को जो दुख दिया, अब कभी नहीं दूंगा। सिया के होंठ कांपे, कुछ नहीं बोली, व्हीलचेयर घुमाकर कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। सुमित्रा देवी ने आह भरी, तेरी बहन को पैरों से बहुत दुख हुआ है, क्या सचमुच ठीक कर सकता है? और नेहा? अर्नव ने सिर हिलाया, माँ, चिंता मत करो। फिर अपने कमरे में गए और श्याम राय को फोन लगाया।
कल कपूर कॉर्पोरेशन की लिस्टिंग है। मैं चाहता हूं कि इसके शेयर की कीमत धड़ाम से गिरे। राय ग्रुप कपूर के साथ सारा सहयोग तुरंत खत्म करे। जो भी कंपनी कपूर के साथ काम करेगी उससे भी वैसा ही अंजाम। राय ग्रुप की ताकत के आगे कपूर कुछ भी नहीं था। एक फ़ोन पर पूरा शेयर बाजार हिल सकता था। इस बार अर्नव ने ऐसा वार किया था कि कपूर परिवार कभी उठ ना पाए। फ़ोन रखकर उन्होंने एक पीला लिफाफा निकाला। विशाल चौधरी दंपति ने मरने से पहले गुप्त रूप से दिया था। उनकी इकलौती बेटी आयशा चौधरी चौधरी कॉर्पोरेशन की मौजूदा मालकिन को सौंपना था और उनकी आखिरी इच्छा उनकी बेटी का ख्याल रखना। अर्नव ने मन बना लिया, जल्दी ही चौधरी कॉर्पोरेशन जाना पड़ेगा। अगला दिन कपूर कॉर्पोरेशन लिस्ट हुई। शुरुआत में कीमत 5 अंक ऊपर गई। कपूर परिवार खुशी से उछल रहा था। रिया कपूर ऑफिस की मुख्य कुर्सी पर रेड वाइन पीते हुए हंस रही थी। अर्नव सिंह, तू हरा हुआ। 10 दिन में दिवालिया करने की बात करता था। 10 दिन में मैं तुझे पैसों के ढेर में डुबो दूंगी। पर अचानक स्क्रीन पर कीमत 1 अंक गिरी, फिर 2, फिर 3, फिर लाल रंग में डूब गई। रिया की आंखें सिकुड़ गईं। ये क्या हो रहा है? एपिसोड 6। रिया कपूर का सुंदर चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। आखिर कौन हमें पीछे से नुकसान पहुंचा रहा है? वो क्रोध से कांप रही थी। किसके पास इतनी ताकत थी कि कपूर परिवार को एक झटके में हिला दे? उसी समय जयपुर में 100 हर्ब्स हॉल। अर्नव सिंह टैक्सी से उतरे। श्याम राय ने बताया था कि यहाँ की जड़ी बूटियां सबसे शुद्ध हैं, इसलिए वो सिया और नेहा के लिए दवा लेने सीधे यहाँ आए। अंदर एक बूढ़े डॉक्टर बैठे थे, सफ़ेद बाल, दाढ़ी, चेहरे पर अमरता जैसी शांति। ये थे डॉक्टर ललित जोशी, जयपुर के नंबर 1 आयुर्वेद आचार्य। अर्नव सिंह को आते देख उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, युवक, डॉक्टर से मिलने आए हो या दवा लेने? दवा लेने। अर्नव सिंह ने अपना लिखा पर्चा निकाला। डॉक्टर जोशी ने पर्चे पर नजर डाली तो आंखें चौड़ी हो गईं। जिसने ये लिखा वो कोई साधारण इंसान नहीं। जितना पढ़ते गए उतना हैरान होते गए। इतना गहरा इल्म की उनकी धड़कनें तेज हो गईं। युवक, ये नुस्खा कहाँ से मिला? अर्नव सिंह ने उदासीनता से कहा, मैंने खुद लिखा है। डॉक्टर जोशी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर सिर हिलाकर मुस्कुराए। लक्ष्मी, बाहर आओ, इस भाई का नुस्खा तैयार करो। पीछे से एक 20 साल की खूबसूरत लड़की आई। लक्ष्मी जोशी, डॉक्टर की पोती। उसने पर्चा देखा, भौहें चढ़ाईं। ये खुद लिखा है, बहुत जोखिम की बात है। अगर किसी की जान चली गई तो? डॉक्टर जोशी ने 2 बार खांसा। लक्ष्मी, मैंने देख लिया है, इसमें कोई गलती नहीं, बल्कि ये मेरी समझ से भी ऊपर है। तैयार करो। लक्ष्मी हैरान अर्नव सिंह पर शक भरी नजर डालकर अंदर चली गई। डॉक्टर जोशी अभी अर्नव सिंह से बात करना चाहते थे कि तभी एक लड़की ने अपने पिता को सहारा देकर हॉल में प्रवेश किया। दादाजी जोशी, मेरे पापा की पुरानी बीमारी फिर बढ़ गई, जल्दी देखिए। डॉक्टर जोशी ने झट से काउंटर छोड़ा। अरे मेयर साहब, काम के चक्कर में शरीर को इतना मत सताओ। मध्यम आयु के व्यक्ति जयपुर के मेयर हरिशंकर सिंघानिया थे। सीने को पकड़े दर्द से कराह रहे थे। डॉक्टर जोशी ने तुरंत एक्यूपंक्चर शुरू किया, पर इस बार न मरीज को राहत मिली न दर्द कम हुआ, बल्कि उनका चेहरा और पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा। तभी अर्नव सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, आपकी सुई बेकार है और देर की तो ये यहीं दम तोड़ देंगे। डॉक्टर जोशी चौंके। मेयर की बेटी श्रुति सिंघानिया का चेहरा तमतमा गया। बकवास बंद करो, तुमने मेरे पापा को मौत का श्राप दिया। अर्नव सिंह बिना भाव के बोले, मुझ पर भरोसा करो तो एक मौका दो। श्रुति गुस्से में थी। तुम, योग्यता क्या है तुम्हारी? डॉक्टर जोशी ने गंभीरता से कहा, श्रुति, इस बार हालत बहुत खराब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद इस युवक को आजमाने दो। बिना इंतजार किए अर्नव सिंह आगे बढ़े। हाथ में चांदी की सुई चमकी, सीधे मेयर के सीने पर गड़ाए। सुई गिरते ही मेयर का चेहरा और दर्द से सिकुड़ गया। फिर अर्नव सिंह ने लगातार 3 सुई और लगाए, मध्य छाती, माथे का तीसरा नेत्र और फीनिक्स पूल एक्यू पॉइंट पर। मेयर की त्वचा लाल हो गई, दर्द और बढ़ता दिखा। श्रुति चीखी, रुक जाओ, पर डॉक्टर जोशी ने रोका। ये खोई हुई सृष्टि 13 सुई तकनीक है, इतनी गहरी विद्या कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगा सकता। पलक झपकते अर्नव सिंह ने सारी 13 सुई लगा दी। अचानक सभी सुई एक साथ कांपने लगीं। महाचक्र। डॉक्टर जोशी की आंखें बाहर निकल आईं। मेरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। श्रुति समझी नहीं, पर हैरान थी। अचानक मेयर ने एक मुट्ठी काला खून उगल दिया। श्रुति घबरा गई। पापा, अर्नव सिंह शांत स्वर में बोले। अब खतरा टल गया। मेयर ने आंखें खोली, रंग लौटा। उठकर अर्नव सिंह के सामने झुके। युवक, तुमने मेरी जान बचाई। अर्नव सिंह ने हाथ हिलाया। डॉक्टर का फर्ज है, आपको मुझसे मिलना किस्मत से हुआ। नाम पता नहीं चाहिए, मुझे जल्दी है, कहकर दवा की 2 पोटलियां लीं और चल दिए। मेयर स्तब्ध रह गए, फिर जोर से हंसे। सचमुच का महात्मा। श्रुति भी शर्मा गई। अगर इस युवक को पता चलता कि उनके पापा जयपुर के मेयर हैं तो शायद पछताता, पर उसने कहा था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। डॉक्टर जोशी मुस्कुराए। मेयर साहब, आप सचमुच किस्मत वाले हैं। पर अफसोस, वो चले गए, क्योंकि जयपुर में सिर्फ वही आपकी पुरानी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकता था। मेयर चौंके। क्या मतलब? डॉक्टर जोशी दृढ़ता से बोले, 100%। मेयर ने उस दिशा में देखा जहां अर्नव सिंह गए थे। ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। दवा लेकर अर्नव सिंह सीधे उस जर्जर बस्ती में पहुंचे जहां नेहा अब रहती थी। कूड़े से भरी गलियां, टूटे फूटे मकान, देखकर दिल बैठ गया। जब नेहा शर्मा परिवार की लाडली थी, अब ये हाल। दिल पर पत्थर रखकर आधा मिनट खड़े रहे, फिर दरवाजा खटखटाया। एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने डरते हुए दरवाजा खोला। बड़े भाई, थोड़ा और समय दे दो, सचमुच पैसे नहीं हैं। अंकल, अर्नव सिंह ने अपराधबोध से कहा।
मैं हूँ। रमेश शर्मा ने अर्नव सिंह को देखते ही आंखें लाल हो गईं। अर्नव सिंह, तूने यहाँ आने की हिम्मत की। दरवाजा पूरा खोला और गुस्से में मुक्का जड़ दिया। अर्नव सिंह का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया, मुंह से खून टपका। पर वो नहीं हटे। मारना चाहते हो तो मारो, अर्नव सिंह दृढ़ स्वर में बोले। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। रमेश अंकल का गुस्सा और भड़का। प्रायश्चित? किससे? तेरी वजह से मेरी बेटी का चेहरा बर्बाद हुआ। तेरी वजह से हमें शर्मा हवेली से निकाल दिया गया। हम सड़क पर आ गए। अर्नव सिंह, तूने हमें पूरी तरह तबाह कर दिया। अर्नव सिंह ने गहरी सांस ली। अंकल, मैं कसम खाता हूँ, मैं नेहा का चेहरा पहले से ज़्यादा खूबसूरत कर सकता हूँ। आपकी खोई हुई शान वापस ला सकता हूँ। एक इशारा करो, मैं आपको जयपुर के शिखर पर पहुंचा दूंगा। कोई फिर कभी अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे सिर्फ एक मौका दो। रमेश अंकल गुस्से से फटने ही वाले थे कि अंदर से श्रीदेवी आंटी की आवाज़ आई। उसे अंदर आने दो। एपिसोड 7। नेहा शर्मा कमरे में पुराने सोफे पर बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। आंखें अर्नव सिंह पर टिकी थीं, प्यार और नफरत का ऐसा मिश्रण जो सालों से उसके दिल में उलझा हुआ था। मैंने सुना, कल आपने एक्यूपंक्चर किया था और सिया के पैर में फिर से हल्की सी संवेदना लौट आई। हाँ, अर्नव ने सिर हिलाया। नेहा एक पल रुकी, फिर धीरे से बोली, क्या आपको सचमुच भरोसा है कि मेरा चेहरा ठीक हो सकता है? हाँ, अर्नव ने दृढ़ स्वर में कहा, और ये 100% भरोसा है। रमेश शर्मा गुस्से से खड़े हो गए, चिल्लाए, अब भी शेखी बघा रहा है। तूने हमें कितना नुकसान पहुंचाया अभी तक नहीं भूला। यहाँ से निकल जा। अगर पुराने प्यार का लिहाज न होता तो अभी तुझे काट डालता। नेहा की मां श्रीदेवी शर्मा कांपते हुए बोलीं, नेहा, ऐसे बदमाश से बात करने की क्या जरूरत? ये भूल मत कि इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसे अभी भगा दो। कहते हुए झाड़ू उठा लिया और अर्नव को बाहर खदेड़ने को तैयार हो गईं। पर अचानक नेहा फूट फूट कर रो पड़ी, आंखें आंसुओं से लाल। माँ, मुझे एक बार कोशिश करने दो, भले ही एक पतली सी उम्मीद की किरण ही क्यों ना हो। मैं इस बदसूरत चेहरे के साथ अब और नहीं जी सकती। उसकी बात ने पूरे परिवार का दिल पिघला दिया। नेहा ने धीरे धीरे घूंघट हटाया। अर्नव को ठंडी नजरों से देखा। अर्नव सिंह, मेरे चेहरे को अच्छे से देख लो। 100 से ज्यादा जले हुए निशान। क्या पता तुझे कितना दर्द होता है। अगर इस बार तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। आज मैं तुझे अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका दे रही हूँ। उम्मीद है तू मुझे फिर निराश नहीं करेगा, वरना फिर कभी मेरे सामने मत आना। इस बार उसने अर्नव को इलाज करने दिया, एक तो उस पतली उम्मीद के लिए, दूसरा खुद को अर्नव से हमेशा के लिए अलग करने के लिए। आखिर इतने बड़े बड़े डॉक्टर हार मान चुके थे। अर्नव ने उसका चेहरा देखा, दागों से भरा हुआ। उसकी दर्द भरी आंखें देखकर दिल 1000 तलवारों से छलनी हो गया। दृढ़ नजरों से बोले, चिंता मत करो, इस बार मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। मैं दवा तैयार करने जा रहा हूँ। अनुमति मिलते ही बिना कुछ कहे रसोई में चले गए। कई घंटे लग गए। सारी जड़ी बूटियां एक गाढ़े काले पेस्ट जैसे मरहम में बदल गईं। हल्की औषधीय सुगंध आ रही थी। ये था पुनर्जन्म मरहम। मृतकों को जिंदा तो नहीं कर सकता, पर पुरानी जली त्वचा को निकालकर नई कोमल त्वचा उगा सकता है। अर्नव ने मरहम निकाला। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए मैं लगा दूंगा। 3 दिन धुंध से ढककर रखना, फिर पुरानी त्वचा उतार देना। नीचे बिल्कुल नई नरम त्वचा होगी। नेहा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आए। सचमुच, अर्नव ने हल्के से सिर हिलाया। एक मरीज था जिसका 60% शरीर जल गया था। इस मरहम से नई त्वचा उगी, बिल्कुल नवजात शिशु जैसी। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। श्रीदेवी आंटी ने तंज कसा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, पता नहीं सच है या झूठ। वो जानती थी कि बेटी के दिल में अभी भी अर्नव के लिए कुछ बाकी है। अगर इस बार अर्नव का असली चेहरा सामने आया तो नेहा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। रमेश अंकल ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तेरे पास सचमुच इतनी काबिलियत है तो तू चमत्कारी डॉक्टर नहीं क्या? उन्हें जरा भी यकीन नहीं था, पर बेटी के लिए टूटा दिल देखकर बस एक कोशिश करने दे रहे थे। अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सचमुच चमत्कारी डॉक्टर थे। 10 मिनट बाद मरहम का तापमान सही हुआ। अर्नव ने धीरे धीरे बराबर नेहा के चेहरे पर लगाना शुरू किया। पूरा चेहरा चमकदार काले मरहम की मोटी परत से ढक गया। फिर पट्टियां लपेट दी। चेहरा थोड़ा जलन कर रहा है, नेहा ने भौहें चढ़ाईं। नॉर्मल है, मरहम त्वचा को उत्तेजित कर रहा है। बस 3 दिन सहन कर लो, फिर तेरा पुनर्जन्म हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रख। अर्नव की दृढ़ आंखें देखकर नेहा ने होंठ काटे और जोर से सिर हिलाया। खैर, इससे ज्यादा खराब तो हो नहीं सकती थी ना। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। सब खत्म कर अर्नव ने राहत की सांस ली। मुस्कुराते हुए बोले, नेहा, 3 दिन बाद तू बिल्कुल नहीं दिखेगी। नेहा ने मुट्ठियां भींच ली, उम्मीद और घबराहट दोनों। श्रीदेवी आंटी ने अधीरता से कहा, बस हो गया ना, अब जा सकते हो। अर्नव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। 3 दिन बाद नतीजा सब साबित कर देगा। उठे, अलविदा कहा और जाने को हुए, पर ठीक उसी पल बाहर कदमों की आहट हुई। फिर दरवाजे पर जोरदार धमाका। रमेश शर्मा, बाहर निकल, अभी। बैंग बैंग बैंग, पुराना लोहे का दरवाजा कब्जों से गिरने को हुआ। पूरे परिवार के चेहरे सफेद पड़ गए। अगर बाहर नहीं आए तो हम अंदर घुस जाएंगे, कहते हुए दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। 5-7 हटे कट्टे गुंडे हथियार लिए अंदर घुसे। नेतृत्व कर रहा आदमी सिगरेट का टुकड़ा फेंककर ठंडी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, रमेश शर्मा, भाई दाव को दिए पैसे कब लौटाओगे? रमेश अंकल का चेहरा पीला पड़ गया। विनती करने लगे, बड़े भाई, बस कुछ दिन और दे दो। मूलधन तो चुका दिया, ब्याज इतना ज्यादा हो गया है, हमसे नहीं हो पाएगा। अपने बाप को समझा। उसने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रमेश अंकल लड़खड़ाकर पीछे गिरे, गाल सूज गया। भाई दाव ने कहा है,
पैसे नहीं दिए तो बीवी बेटी को कोठे पर बेच देंगे। वो पास आकर व्यंग्य करने लगा। तेरी बीवी श्रीदेवी अभी भी कातिल लगती है। कुछ ग्राहक तो ऐसे ही औरतें पसंद करते हैं। और तेरी बेटी, चेहरा भले ही खराब है पर चेहरा ढक दो तो बॉडी कमाल की है। हा हा हा। ग्राहक लाइन लगा देंगे। 1-2 साल कोठे पर रखो, कर्जा चुक जाएगा। सबको पकड़ो। हाथ हिलाते ही गुंडे आगे बढ़े। तुम सब हरामी। रमेश अंकल ने मेज से फल काटने वाला चाकू उठाया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुखिया ने हंसकर कहा, छोटे बाप को डराने की कोशिश कर रहा है। आज तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। कहते हुए आंखें खतरनाक चमकी। रमेश अंकल की ओर लपका। रमेश अंकल कांप रहे थे पर गुस्से में चाकू चला दिया। मुखिया ने तिरस्कार से हंसते हुए उनका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। चाकू जमीन पर गिरा। लात मारकर रमेश अंकल को उड़ा दिया। हिम्मत तो है, पर आज तेरी टांगें नहीं तोड़ी तो हम कर्ज वसूलने वाले नहीं। वो फिर मारने को हुआ कि अर्नव सिंह बिजली की तरह आगे आए। हथेली ऊपर उठी, फिर झटके से बाहर की ओर झूली। एपिसोड 8। तमाचा। वह हटा कट्टा गुंडा हवा में उड़ गया। कई दांत टूटे, गाल सूज गया, खून से सना थूक जमीन पर गिरा। हरामी। वो तुरंत गुस्से से लाल होकर खड़ा हुआ और अर्नव सिंह पर दौड़ा। अर्नव के चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने एक लात पेट पर मारी। गुंडा पेट पकड़कर दोहरा हो गया, पसीना छूट गया, खड़ा भी न हो सका। बाकी गुंडे गर्जना करते हुए अर्नव पर टूट पड़े। चाकू डंडे लहराते हुए घेर लिया। पर अर्नव का मुकाबला कौन कर सकता था। वो बिना हिले अपनी जगह पर खड़े रहे। 7-8 सेकंड में सारे हटे कट्टे गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से चीख रहे थे। अर्नव ने मुखिया का कॉलर पकड़ा, फिर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। उसका चेहरा फट गया, सिर भिनभिनाने लगा। यहाँ बदमाश घूम रहे हैं, हिम्मत है तुम में? बोलो, क्या चल रहा है? आंखों की चमक से कांपते हुए उसने मुश्किल से कहा, ये हमारे कर्जदार हैं। कर्ज चुकाना तो बनता है। बड़े भाई, हमें तो इंसाफ करना पड़ता है ना। नेहा शर्मा बोली। अर्नव, इनकी बकवास मत सुनो। ये जानवर हैं, हमें जानबूझकर फंसाया है। हमने पापा की दुकान के लिए जग्गू दादा से 2 लाख उधार लिए थे। 3 महीने में लौटाने थे, 30,000 ब्याज के साथ। जब लौटाने को तैयार थे, ये गायब हो गए। 3 महीने बाद आए और कहा अनुबंध टूट गया। अब 2 गुना ब्याज मांग रहे हैं, वो भी चक्रवृद्धि। सूदखोरी का कर्ज। कई महीनों से रोज दरवाजे पर आकर डराते धमकाते हैं। अर्नव को सब समझ आ गया। उसकी आंखों में ठंडी चमक जगी। गुंडा डरते हुए बोला, बच्चे, तुझे सलाह देता हूँ, अपना काम कर। ये पैसा जग्गू दादा का है। जग्गू दादा सिर्फ ताकतवर नहीं, उसके नीचे सैकड़ों खूंखार लोग हैं। उसका विरोध करेगा तो सीधे मौत को बुलाएगा। थप्पड़। अर्नव ने फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा। बहुत हो गई बकवास, मुझे इस जग्गू दादा से मिलवाओ। रमेश शर्मा ने घबराते हुए कहा, पागल हो गए हो? जग्गू दादा के इलाके में घुसोगे तो जिंदा नहीं निकलोगे। अर्नव ने पलटकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। बिना किसी को बोलने दिए अर्नव उस गुंडे को खींचकर बाहर ले गए। बाकी गुंडे अब घमंडी नहीं थे, डरते डरते रास्ता दिखाने लगे। वे खुद अर्नव को नहीं संभाल पाए थे, पर जग्गू दादा के इलाके में पहुंचते ही मिनटों में खत्म कर देंगे। आखिर जग्गू दादा जयपुर अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े सरगना रॉकी भाई का दायां हाथ था। कार में बैठते ही गुंडों ने अर्नव का उदासीन चेहरा देखकर ताना मारा। बच्चे, अभी पछताने का मौका है, बाद में रोना पड़ेगा। अर्नव ने तिरस्कार से हंसा। 2 साल पहले भी एक शख्स था जो जयपुर के 6 बड़े दादा में से एक था। जेल में अर्नव को चुनौती दी थी। अंत में उसे पीटा गया और शौचालय में डुबोया गया। फिर 6 महीने तक अर्नव के पैर धोने पड़े। रिहा होने पर ही आज़ादी का एहसास हुआ। अगर वो इतना बेकार था तो अर्नव इन गुंडों को गंभीरता से क्यों लेगा? 20 मिनट बाद कार एक जुआघर के बाहर रुकी। गुंडों को फिर हिम्मत आई। कार से उतरकर ताना मारा, हिम्मत है तो अंदर आ। अर्नव ने एक की गांड पर लात मारी, वो गिर पड़ा। फिर जुआघर में घुस गए। हरामी। लोग भड़क गए, ये आदमी सचमुच मौत से नहीं डरता। यहाँ उनके भाई चाकू लेकर अर्नव को टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। अर्नव अंदर घुसे तो किसी ने हाथ हिलाया, दरवाजा बंद करो, कुत्ता मारने की तैयारी करो। जग्गू दादा को बता कोई गड़बड़ कर रहा है। टकराना। जुआघर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। सीटी बजी। अंदर मौजूद दर्जनों लोग सिर उठाकर क्रूर नजरों से देखने लगे। कौन परेशानी पैदा कर रहा है? मौत मांगने आया है? भाइयों, हथियार उठाओ। पलक झपकते सबने चाकू डंडे निकाल लिए। जिस गुंडे का गाल सूजा था उसने अर्नव की ओर इशारा किया। यही है, इसे नीचे ले आओ। एक पल में दर्जनों गुंडे चारों तरफ से घेर कर आए। आंखें ठंडी, खतरनाक। जुआघर में मौजूद बाकी लोग डरकर जगह बनाने लगे। कौन है ये, इतना बेखौफ? जीने से थक गया है। पिछला कर्जदार जिसने पैसा नहीं चुकाया, उसके अंग तोड़कर बाहर फेंक दिया था। जग्गू दादा बिल्कुल बेरहम है। सबकी निगाहें अर्नव पर टिकीं। अर्नव बेखौफ कुर्सी पर बैठ गए। ठंडे स्वर में बोले, आज मैं जग्गू दादा को ढूंढने आया हूँ। तुम जैसे तुच्छ लोग थाली में सिर लेकर नहीं आए। उनके घमंडी शब्द सुनकर सारे गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। बच्चे, अभी भी मुंह बना रहा है, सोचता है जग्गू दादा से मिलने लायक है। हम तुझे यहीं दफना देंगे। जब हमारा काम हो जाएगा तब तुझे जग्गू दादा के सामने पेश करेंगे। कहते हुए सब अर्नव पर टूट पड़े। अर्नव ने आंखें सिकुड़ी, सबसे आगे वाले को पकड़ा, हवा में उठाया जैसे लाठी हो, चारों तरफ घुमाया। आह, चीखें गूंजी। जो आगे बढ़े थे सब उड़कर गिरे, उठ न सके। अर्नव ने अपने साथी को ही हथियार बनाया। बाकी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, बस बचते रहे। अर्नव ने रास्ता बनाया। आधे मिनट में दर्जन भर से ज्यादा लोग दर्द से कराहते जमीन पर बिखर गए। उसके हाथ में जो था उसके मुंह से झाग निकल चुका था, बेहोश हो गया। ये चाहे गुंडे हों या दर्शक, सबके गले सूख गए।
ये आदमी कौन था? राक्षस 100 किलो से ज्यादा वजन वाले को लाठी की तरह घुमा रहा था। इतनी ताकत डरावनी थी। अर्नव ने बेहोश गुंडे को जमीन पर पटका। डरे हुए गुंडों की ओर देखा। ठंडे स्वर में बोले, जग्गू दादा से कहो यहाँ लुढ़क कर आए। मेरा धैर्य सीमित है, 5 मिनट देता हूँ। 1 मिनट भी देर हुई तो उसका एक पैर तोड़ दूंगा। ये घमंडी घोषणा जुआघर में गर्जना की तरह गूंजी। फिर हंगामा मच गया। अपमानजनक, चरम सीमा तक। क्या ये बच्चा 100 गुंडों के सामने भी जिंदा निकलने की उम्मीद रखता था? सारे गुंडों के चेहरे राख जैसे हो गए। वे दबंग थे, किसी ने उनके सामने इतना बेखौफ होने की हिम्मत नहीं की थी। अगर आज इसे अपंग न बनाया तो फिर जयपुर में कैसे मुंह दिखाएंगे? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, तभी ऊपर की मंजिल से गहरी आवाज आई। कौन सा नादान लड़का मेरी टांगें तोड़ने की धमकी दे रहा है? वह ठंडी आवाज आते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी बनियान में सीढ़ियों से उतरा। मांसपेशियां फूली हुई, अजगर की ताकत और बाघ की फुर्ती लिए। पीछे कई गुंडे पूरे जोश में चल रहे थे। दमदार उपस्थिति। जग्गू दादा। उसे देखते ही सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जग्गू दादा खुद आए हैं। अब इस बच्चे का अंत पक्का है। एपिसोड 9। जग्गू दादा की बदनामी सबको पता थी। एक बार चाकू लेकर अकेले दर्जनों गुंडों को काट डाला था। वो रॉकी भाई का दायां हाथ था, जयपुर के 6 बड़े दादाओं में से एक। रॉकी भाई के जेल में बिताए 6 महीनों में जग्गू दादा ने ही पूरा इलाका संभाला था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी जानलेवा आभा फैल गई। एक भारी पत्थर सा दबाव सब पर पड़ा। फिर उसकी ठंडी चाकू सी नजरें अर्नव सिंह पर टिक गईं। तू ही मुझे देखना चाहता था? अर्नव ने उदासीनता से कहा। हाँ, मैं ही हूँ। जग्गू दादा ने व्यंग्य किया। 5 मिनट में आऊं वरना उंगली कट जाएगी। नौजवान, तुझ में बहुत हिम्मत है। आखिरी शख्स जिसने मुझसे इस तरह बात की थी, उसकी कब्र पर 10 फीट घास उगाई है। लगता है तू मौत को दावत दे रहा है। जग्गू दादा अर्नव के साथ समय बर्बाद करने के मूड में नहीं थे। रॉकी भाई का फोन आया था, कुछ देर बाद यहीं खेलने आ रहे हैं। अगर रॉकी भाई को कोई गड़बड़ दिखी तो जग्गू दादा पर इल्जाम लगेगा। इलाका संभाल नहीं पाया, ये इल्जाम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए सबसे जरूरी था रॉकी भाई की नज़र पड़ने से पहले इस लड़के को फटाफट ठिकाने लगा दो। अर्नव ने निष्पक्षता से कहा, मैं आज यहाँ इंसाफ मांगने आया हूँ। इंसाफ? जग्गू दादा ठठाकर हंसे। लो, मैं जो कहूँ वही इंसाफ है। मैं ही परम सत्य हूँ। तू मेरे पास इंसाफ मांगने आया है? दिमाग खराब हो गया है क्या? उनके शब्दों से सारे छोटे गुंडे हंस पड़े। बेवकूफ़, इंसाफ मांगने आया? जग्गू दादा ने इसे यहीं दफना दिया तो भी कोई मुंह नहीं खोलेगा। अर्नव की आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। तो मतलब बात करने को कुछ नहीं? तेरी गांड पर बात कर। जग्गू दादा की आंखें चौड़ी हुईं। वो जोर से आगे बढ़े। यहाँ आकर गड़बड़ कर रहा है। बता कैसे मरना चाहता है? अर्नव ने ठंडी हंसी में कहा, जैसा होता है, मैं भी तर्क करने वाला नहीं। पहले तुझे पीट कर लहूलुहान कर दूंगा, फिर आराम से बात करेंगे। घमंड। जग्गू दादा गुस्से से लाल हो गए। अपने आदमी से लोहे की रॉड छीनी। जमीन पर पैर पटकते हुए अर्नव की ओर दौड़े। स्वूश। एक पल में वो अर्नव के सामने थे, अविश्वसनीय तेजी से। फिर रॉड जोर से नीचे गिरी, पर अर्नव ने बस हाथ बढ़ाया और लोहे की रॉड अपनी मुट्ठी में जकड़ ली। तू? जग्गू दादा को यकीन नहीं हुआ। वो बाहरी ताकत वाले मार्शल आर्टिस्ट थे। उस झटके में सैकड़ों किलो का बल था। इसे एक हाथ से पकड़ लिया। उसके कुछ करने से पहले अर्नव के चाकू जैसे हाथ ने उनकी बांह काट दी। जग्गू दादा का हाथ मौके पर टूट गया। दर्द से चीख निकल गई। लोहे की रॉड अब अर्नव के हाथ में थी। धमाका, धमाका। 2 धीमी आवाजें के साथ जग्गू दादा के घुटनों के पीछे जोरदार चोट पड़ी। वो धड़ाम से अर्नव के सामने घुटनों के बल गिर पड़े। क्रोध से जलते हुए सिर उठाया। मैंने तुझे ऊपर देखने की इजाजत दी थी, अर्नव ने ठंडे स्वर में कहा। रॉड का एक झटका, जग्गू दादा का सिर खून से लथपथ। उन्होंने दर्द से सिर पकड़ लिया। पूरा शरीर जमीन पर लंगड़ा गया। अर्नव की नजरें बर्फीली थीं। उन्होंने जग्गू दादा का कॉलर पकड़ा। थप्पड़, थप्पड़, एक के बाद एक 2 थप्पड़। चेहरा सुअर के सिर में बदल गया। गाल फटे, मुंह से खून टपका। पूरी तरह अपमानित। जग्गू दादा को लगा सिर फट जाएगा। मार से लगभग बेहोश। अर्नव की ओर देखती आंखों में अब डर था। अर्नव मुस्कुराए। अब ठीक से बात कर सकते हैं। जग्गू दादा रोना चाहते थे, आंसू नहीं निकले। जल्दी से दया मांगी। बड़े भाई, बात करते हैं। जो भी कहो, आपका फैसला। हर कोई दंग रह गया। एक समय का शानदार जग्गू दादा, जो 100 आदमियों का दुश्मन था, अब इस युवक के सामने घुटने टेक कर पीटा जा रहा था। ये युवक आखिर था कौन? अर्नव ने उदासीनता से कहा, तुमने शर्मा परिवार को कर्ज दिया था और घर पर परेशान करने के लिए गुंडे भेजे, हुआ ना? मैं? अर्नव ने सीधा जोरदार थप्पड़ मारा। हुआ या नहीं? हाँ हाँ हाँ। जग्गू दादा बार बार सिर हिलाने लगे। बड़े भाई, मैं गलत था। आप जैसे चाहें संभाल लें, अर्नव ने ठंडे स्वर में कहा। शुरू में कितना उधार लिया था? 3 लाख। जग्गू दादा ने मुंह में लार भरी। अब तक कितना लौटाया? जग्गू दादा हिचकिचाए। कुल मिलाकर शायद 5 लाख। अर्नव ने ठंडी मुस्कान दी। तेरी गिनती के हिसाब से अभी कितना बाकी? ये। जग्गू दादा ने हिम्मत करके कहा, 5 लाख। तेरा दिल बहुत काला है। अर्नव ने लात मारी। जग्गू दादा उड़ गए। पेट का तेजाब उगलते उगलते बचे। अब बता, इसकी भरपाई कैसे करेगा? अर्नव कदम दर कदम उनके पास आए। जग्गू दादा इतने डर गए कि पैर कमजोर पड़ गए। बड़े भाई, मैं उन्हें 2 लाख लौटा दूंगा, काफी है ना? काफी नहीं, अर्नव ने सिर हिलाया। जग्गू दादा ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, तो 5 लाख लौटा दूंगा और 3 लाख को श्रद्धांजलि समझ लें।
अभी भी काफी नहीं, अर्नव ने फिर सिर हिलाया। जग्गू दादा के चेहरे पर दर्द साफ दिखा। तो बड़े भाई, आप कोई कीमत बताइए, अर्नव ने शांति से कहा। पहला 10 लाख लौटा कर दे दो, दूसरा खुद जाकर उनसे माफी मांगो। हालांकि जग्गू दादा दिल से नाराज थे, पर अर्नव की ठंडी नजरें देखकर बार बार सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अर्नव की ताकत ऐसी थी जिसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। बस आपदा टालने के लिए धन खर्च करना पड़ेगा। ठीक उसी पल जुआघर के बाहर से गहरी आवाज आई। छोटे दाऊ, दिन दहाड़े दरवाजे क्यों बंद किए हैं? मुझे बता मत कि मेरा स्वागत नहीं कर रहे। जैसे ही ये आवाज गूंजी, सबके शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। रॉकी भाई यहाँ हैं। जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो। जुआघर के दरवाजे तुरंत खोल दिए गए। रॉकी भाई बाहर से आज्ञाकारी कदमों से अंदर आए। चेहरा गंभीर, कमरे को देखते हुए बोले, क्या हो रहा है? भाई कोई गड़बड़ कर रहा है। ये सुनते ही रॉकी भाई की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। चिल्लाए, बकवास, कौन मौत मांग रहा है? देखता हूँ कैसे टुकड़े टुकड़े करता हूँ। अधीनस्थ डर से कांप उठे। रॉकी भाई, वो आदमी, वो वहाँ है। हटो। रॉकी भाई का शक्तिशाली शरीर कांप उठा। भीड़ चीरते हुए आगे बढ़े। मुझे इस नादान को देखने दे, जो आसमान की ऊंचाई और जमीन की गहराई नहीं जानता। इतने सालों में जेल में उस एक शख्स से भारी नुकसान उठाने के अलावा किसी ने भी रॉकी भाई के सामने इतना घमंड करने की हिम्मत नहीं की थी। एपिसोड 10। रॉकी भाई, आप आखिरकार आ ही गए। जग्गू दादा की आंखें आशा से चमक उठीं। खून से लथपथ चेहरा देखकर फूट फूट कर रोने लगे, जैसे उन पर भयंकर अन्याय हुआ हो। रॉकी भाई विशालकाय, मजबूत, मांसल कद काठी के मालिक थे। उनकी उपस्थिति इतनी दमदार की हवा भी भारी हो गई। खासकर जब उनका गुस्सा फूटा, तो लगा जैसे कोई पहाड़ छाती पर चढ़ाया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। जयपुर के 6 बड़े दादाओं में से एक रॉकी भाई न सिर्फ एक सेना के सरदार, बल्कि भयंकर मार्शल आर्टिस्ट भी। कहा जाता था कि वो एक मुक्के से 20 सेंटीमीटर मोटी लोहे की प्लेट चूर चूर कर सकते थे और 1000 किलो का पत्थर नंगे हाथों से उठा सकते थे। ऐसी ताकत जिसकी कल्पना भी आम आदमी नहीं कर सकता। रॉकी भाई को देखते ही सब अपने आप पीछे हट गए, चेहरे पर श्रद्धा और डर का मिश्रण। उनकी नज़र तुरंत जग्गू दादा पर पड़ी। खून से लथपथ अर्नव सिंह के सामने घुटनों पर, गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। छोटे दाऊ, एक मामूली बच्चे ने तुझे इस हद तक गिरा दिया, मेरा पूरा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। एक पीले मुंह वाले बच्चे में ऐसा क्या डरावना है? तेरा रॉकी भाई इसे मिनटों में टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने फेंक देगा। रॉकी भाई क्रोध से जल रहे थे। कई सालों में किसी ने उनके इलाके में गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि जब वो जेल में थे तब भी नहीं। बाहरी लोग भी उनके मैदान पर उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि जयपुर में रॉकी भाई का नाम एक लोहे की पट्टी की तरह था। गालियां देने के बाद रॉकी भाई की नज़र अर्नव पर पड़ी, जिन्होंने पीट करके खड़े थे। आंखें सिकुड़ गईं। गहरी आवाज में बोले, बच्चे, अपने रॉकी भाई को देखने दे कि आखिर कौन यहाँ गड़बड़ करने की हिम्मत कर रहा है। आज देखता हूँ तू लेट कर ही जाएगा ना। पीछे मुड़ और मुझे अपना चेहरा दिखा। उनका लहजा घमंड से भरा था, पर जल्दी ही कुछ गड़बड़ लगा। अर्नव की कद काठी को गौर से देखा। कहीं पहचानी पहचानी सी लग रही थी। दिल जोर से धड़का, पेट में डूबने जैसा एहसास हुआ। क्या ये वही हो सकता है? भगवान, नहीं, सिर्फ पीठ से मिलते जुलते होंगे। हिम्मत बटोरकर धमकी भरे अंदाज में अर्नव की ओर बढ़े। अरे बहरे हो क्या? मैंने कहा अपना सिर घुमा। तुरंत, अभी। रॉकी भाई की दहाड़ घंटी की तरह गूंजी। सबके कान बज उठे। ये खत्म हो गया, अब तो ये बच्चा गया काम से। रॉकी भाई इस बार सचमुच गुस्से में हैं। जग्गू दादा ने व्यंग्य किया, बच्चे, मुझसे लड़ाई में तू बेहतर हो सकता है, पर रॉकी भाई के सामने तू कुछ भी नहीं। अब तो तू मर ही जाएगा। रॉकी भाई के वफादार फैन के तौर पर वो जानते थे कि उनकी ताकत कितनी भयानक है। जैसे ही रॉकी भाई हाथ साफ करेंगे, ये लड़का मिनटों में खत्म। अगर अभी घुटने टेक कर दया मांग ले, रॉकी भाई के सामने झुक जाए, तो शायद, बस शायद, अपनी जान बचा ले। जग्गू दादा उधार की बहादुरी से अर्नव को डांटने लगे। क्या ऐसा है? अर्नव हंसते हुए धीरे से सिर घुमाया। ताना मारते हुए रॉकी भाई को देखा। रॉकी भाई का आक्रामक चेहरा अचानक जम गया। पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छूट गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। पैर तक कांपने लगे, लगभग घुटनों पर गिरते गिरते बचे। अर्नव हंसे। रॉकी भाई, तेरे छोटे भाई ने मुझे तेरे सामने घुटने टेक कर सलाम करने को कहा था। कह रहा था कि ऐसा करूंगा तो शायद तू मुझे छोड़ दे। तू क्या सोचता है? रॉकी भाई की खोपड़ी झंझना उठी। मैं? जग्गू दादा तुरंत चिल्लाए, रॉकी भाई, ये आदमी बहुत घमंडी है। आपसे इस तरह बात कर रहा है। हमें भाइयों का बदला लेने के लिए इसे सजा दो, अपन बना दो। चुप रहो। इन शब्दों ने रॉकी भाई का सिर सुन्न कर दिया। गुस्से से दहाड़े और जग्गू दादा के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। जग्गू दादा जमीन पर गिरे, दिमाग सुन्न। हर कोई दंग रह गया। क्या हो रहा है? रॉकी भाई पागल हो गए हैं। जग्गू दादा को क्यों मार रहे हैं? पर अगले ही पल एक और हैरान करने वाला दृश्य। जयपुर के 6 बड़े दादाओं में से एक रॉकी भाई अचानक अर्नव सिंह के सामने घुटनों के बल बैठ गए, सिर झुकाया और कांपती आवाज में चिल्लाए, प्रभु अर्नव। पूरे जुआघर में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। एपिसोड 11। रॉकी भाई कांपते हुए अर्नव सिंह के पैरों पर घुटने टेक रहे थे। कभी कभी डर से सिर उठाकर अर्नव का मूड भांपने की कोशिश करते थे, और उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। उन्होंने क्या देखा? जयपुर के 6 बड़े दादाओं में से एक रॉकी भाई इस लड़के के सामने घुटने टेके हुए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जग्गू दादा भी हक्के बक्के।
रॉकी भाई आप ये क्या कर रहे हैं? चुप रहो, घुटने टेको, जल्दी प्रभु अर्नव से माफी मांगो। रॉकी भाई ने गुस्से से डांटा। इस बार तूने बेवकूफ़ हम पर भयानक आपदा ला दी। उन्होंने क्रोध से दांत पीसे और मन ही मन जग्गू दादा को टुकड़े टुकड़े करना चाहा। सबको उकसाने के लिए यही वो यमदूत था। अब सब बर्बाद हो गए। जग्गू दादा को जब हकीकत समझ आई तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। धड़ाम से घुटनों पर बैठ गए, सिर नीचे किया। अर्नव की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। पूरे जुआघर में सन्नाटा छा गया। अर्नव मुस्कुराते हुए बोले, रॉकी तेरा आदमी बहुत बड़ा शेर बना फिरता है। मेरी मंगेतर को धमकाने की हिम्मत की। तूने अपने लोगों को बहुत अच्छे से संभाला है। ये सुनकर रॉकी भाई कांप उठे। जल्दी से बोले, प्रभु अर्नव मैं कुछ नहीं जानता था। ये सब इसी का किया धरा है। मैं तुरंत अपनी लाइन साफ कर दूंगा और आपको पूरा हिसाब दूंगा। अर्नव ने हाथ हिलाया, आंखें सिकुड़ी। तुझे ये खून खराबा क्यों पसंद है? आज मैं तर्क करने आया हूँ, मारने काटने नहीं। मानता है न? हाँ हाँ हाँ। रॉकी भाई ने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अर्नव जितना मुस्कुराते उतना ही डर लगता। संकोच से पूछा, तो प्रभु अर्नव आप इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हैं? अर्नव ने उदासीनता से कहा, पहला खुद माफी मांगने आओ, दूसरा मेरी मंगेतर और उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, रॉकी भाई ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। भीड़ में हड़कंप मच गया। क्या हो रहा था? रॉकी भाई जिन्हें वो भगवान मानते थे इस युवक के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। उनका विश्वास टूट गया। अर्नव की आवाज़ ठंडी हो गई। आज मेरे पास तुझसे पुराना हिसाब करने का टाइम नहीं। अभी तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ ना तो तुझे जेल में फिर शौचालय साफ करवाने भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ हाँ हाँ। रॉकी भाई ने रोने से बदतर मुस्कान दिखाए। बार बार झुके। आपकी महान कृपा के लिए शुक्रिया प्रभु अर्नव। अर्नव ने जग्गू दादा की ओर देखा। याद रखना, जो काम मैंने दिया है एक शब्द भी कम नहीं होना चाहिए, समझे? समझ गया। जग्गू दादा इतना डर गए कि पैर कमजोर पड़ गए, सिर हिलाते रहे। रॉकी भाई खुद इतने डरे हुए थे, वो विरोध करने की हिम्मत कैसे करते? अर्नव जैसे ही बाहर निकले रॉकी भाई फौरन उठे, झुकते हुए बोले, प्रभु अर्नव मुझे आपके साथ चलने दें। रॉकी भाई को बटेर की तरह अर्नव के पीछे भागते देख सबके मुंह खुले के खुले रह गए, जैसे भूत देख लिया हो। अर्नव जुआघर छोड़कर शर्मा परिवार के पास नहीं गए, बल्कि टैक्सी लेकर अपने घर चले गए। इसी बीच शर्मा हवेली में नेहा शर्मा सोफे पर चिंता से बैठी थीं। उंगलियां आपस में गुंथी हुईं, बार बार दरवाजे की ओर देख रही थीं। श्रीदेवी शर्मा नाक भान चढ़ाईं। नेहा 1 घंटे से ज्यादा हो गए, वो लड़का शायद अब तक मर चुका होगा। चिंता बंद कर, जग्गू दादा के इलाके में गड़बड़ करना यानी मौत को न्योता देना। दुनिया कैसे चलती है कुछ पता ही नहीं। कहीं जग्गू दादा हम पर गुस्सा न उतार दें। वो परेशान हो ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माफ कीजिए, कोई है? ये आवाज़ सुनकर नेहा और बाकी सब एक साथ कांप उठे। ये जग्गू दादा की आवाज़ थी। सब खत्म हो गया। श्रीदेवी शर्मा और बाकियों के चेहरे निराशा से भर गए। जग्गू दादा बदला लेने आए थे, अब उनका अंत पक्का। पर जब डरते डरते दरवाजा खोला, जग्गू दादा धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़े। रमेश भाई माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, हम पहले अंधे थे, हमें माफ़ कर दीजिए। ये नज़ारा देखकर रमेश शर्मा और बाकी सब हक्के बक्के। ये क्या हो रहा है? रमेश शर्मा कई कदम पीछे हटे, डर से बोल ही नहीं पा रहे थे। जग्गू भाई आप ये क्या कर रहे हैं? उठिए जल्दी। उनकी घबराहट साफ दिख रही थी। जग्गू दादा आखिर कर क्या रहे थे? घुटने टेक कर कौन बर्दाश्त कर सकता था? न सिर्फ वो, घर में श्रीदेवी शर्मा, नेहा और रमेश शर्मा भी हैरान। उन्होंने जग्गू दादा का घमंड तो देखा था, अचानक ये क्या तमाशा? कहीं कोई जाल तो नहीं? जग्गू दादा दरवाजे पर घुटनों पर बैठे कांपते हुए बोले, रमेश भाई मैं आज सचमुच माफ़ी मांगने आया हूँ। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ये रमेश शर्मा एक पल रुके। जग्गू भाई आप क्या बात कर रहे हैं? जल्दी उठिए। उन्होंने फौरन जग्गू दादा को ऊपर खींचा, गहरी सांस ली और बोले, जग्गू भाई आप हमें मार रहे हैं। जग्गू दादा ने जल्दी समझाया, मैं आज सच में माफ़ी मांगने आया हूँ और ये कार्ड में 50 लाख हैं, ये हमारी तरफ से मुआवजा है। इस दौरान हमने आपको बहुत परेशान किया, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बोलते हुए खुद अपने गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। रमेश शर्मा रोकना चाहते थे पर रोक नहीं पाए, पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे थे। फिर जग्गू दादा ने बेहद सम्मान से बैंक कार्ड थमाया। रमेश भाई मैं इस बार सच में माफ़ी मांगने आया हूँ। आपको प्रभु अर्नव से मेरी तरफ से अच्छे शब्द कहने होंगे। प्रभु अर्नव, सबके दिमाग में हलचल मच गई। क्या ये वही अर्नव सिंह थे जिन्होंने उनकी सारी मुसीबतें खत्म कर दीं? और सिर्फ कर्जा माफ़ नहीं हुआ, जग्गू दादा खुद माफ़ी मांगने आए और 50 लाख का मुआवजा देने की पेशकश की। ये सपना लग रहा था। रमेश भाई अगर आप मेरी सच्चाई नहीं मानते तो मुझे यहाँ अनिश्चित काल तक घुटने टेकने पड़ेंगे। ये देख रमेश शर्मा अभी भी स्तब्ध थे। जग्गू दादा ने फिर घुटने टेकने की कोशिश की। रमेश शर्मा ने फौरन पकड़ लिया। जग्गू भाई कृपया उठिए। उन्होंने डरते डरते बैंक कार्ड लिया, हथेली पसीने से तर। कहीं कोई जाल तो नहीं? आखिर जग्गू दादा के साथ खेलना चाकू से खेलने जैसा था, उनके कहे अनुसार ही करना चाहिए। ओह, कार्ड लेते देख जग्गू दादा ने राहत की सांस ली। तो रमेश भाई अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। बार बार सिर हिलाते और झुकते हुए नम्रता से चले गए। श्रीदेवी शर्मा जल्दी आगे बढ़ीं, अभी भी हैरान। जग्गू दादा अचानक ऐसे क्यों बदल गए? क्या सच में अर्नव की वजह से? इस कार्ड में सच में 50 लाख हैं? उनकी आंखें चमकने लगीं।
चेक करके पता तो चल जाएगा ना। रमेश शर्मा ने कार्ड कसकर पकड़ा। अगर असली है तो वो अमीर हो गए। 50 लाख, कम से कम नहीं। और जग्गू दादा जानबूझकर धोखा देने की संभावना न के बराबर। अगर नुकसान पहुंचाना चाहते तो 100 तरीके थे, खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं थी। चलो पास के बैंक चलते हैं, पता लगाते हैं सच है या नहीं। अर्नव शर्मा परिवार के पास नहीं लौटे, बल्कि टैक्सी लेकर अपने घर चले गए। उसी वक्त श्याम राय का फोन आया। कपूर कॉरपोरेशन की आज की स्थिति बताने लगा। एपिसोड 12। जयपुर की चमचमाती सुबह अब कपूर परिवार के लिए काला सपना बन चुकी थीं। कपूर कॉरपोरेशन के शेयर लिस्टिंग के पहले ही दिन धड़ाम से गिर पड़े। पूरा कपूर परिवार न सिर्फ आर्थिक रूप से टूटा, बल्कि समाज में मुंह छिपाने की नौबत आ गई। अर्नव सिंह इस खबर को सुनकर मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, इन पर हमले जारी रखो, इन्हें सांस लेने की भी मोहलत मत दो। मैं चाहता हूं कि इनके पास अपनी लाशें दफनाने तक की जगह न बचे। विक्रम राजवंशी का घर। रिया कपूर विक्रम राजवंशी की बाहों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें गुस्से और शिकायत से लाल थीं। विक्रम, वो अर्नव सिंह बहुत घमंडी है। उसने दादाजी के जन्मदिन के भोज में हंगामा किया, मेरे भाई को अपन बना दिया और तुम्हें सबके सामने अपमानित किया। हमें इससे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उससे दर्द का एहसास कराना होगा। विक्रम राजवंशी ने उसे कसकर पकड़ा और बर्फ जैसा ठंडा स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। राजवंशी परिवार का खास नौकर विदेश से मिशन पूरा करके जल्द लौट रहा है। फिर इस कुत्ते की जोड़ी का अंत निश्चित है। उसे कपूर हवेली में हुए अपमान की याद आई और दिल नफरत से भर गया। अर्नव सिंह खुद को क्या समझता है जो राजवंशी परिवार से टकराने की हिम्मत कर रहा है। रिया कपूर ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, उस वक्त हम उसके आसपास के हर इंसान को एक एक करके खत्म कर देंगे। नेहा शर्मा, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, सबको बर्बाद कर देंगे। उसे मरने से भी बदतर हालत का एहसास कराएंगे। 3 दिन यूं ही बीत गए। इन 3 दिनों में कपूर कॉरपोरेशन के शेयर की कीमत लगातार गिरती रही। कुल 60% तक की गिरावट। संपत्ति सीधी 60% तक सिमट गई। नुकसान इतना भयानक था कि कपूर परिवार की नींद उड़ गई। ये खबर सुनते ही अर्नव सिंह के होंठों पर ठंडी मुस्कान तैर गई। कपूर परिवार ने जो कुछ भी किया था, अब वे उसका 2 गुना बदला चुका रहे थे। वह उन्हें कदम कदम पर स्वर्ग से नर्क में गिरते देखना चाहते थे। इन 3 दिनों में अर्नव सिंह रोज नेहा शर्मा की खैरियत पूछते रहे। नेहा उनसे बहुत दूर दूर रहती थी, बस हाल चाल की 2 बातें। अर्नव केवल मुस्कुरा कर रह जाते। वह जानते थे कि उन्होंने नेहा को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उनका यह व्यवहार स्वाभाविक था। फिर भी बदला पूरा करना था। तीसरे दिन सिया सिंह व्हीलचेयर धकेलती हुई बाहर आई और खुशी से चिल्लाईं, भैया। नेहा का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। सचमुच ठीक हो गया, बहुत अच्छा हुआ। सिया सिंह खुशी के मारे रो पड़ीं। वह और नेहा बहनों जैसी थीं। अब नेहा को दागों वाले चेहरे के साथ नहीं जीना पड़ेगा, अब वह अंधेरे में नहीं रहेगी। अर्नव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने मुस्कान दिखाई और तुरंत नेहा को फोन लगाया। हेलो नेहा, अर्नव की आवाज़ बहुत नर्म थी। अर्नव, मेरा चेहरा ठीक हो गया। फोन पर नेहा की आवाज़ सिसकियों से भरी थी। वह खुशी के आंसुओं में डूब गई। 3 साल, वह उस भयानक चेहरे के नीचे 3 साल तक बिना धूप के जीती रही थी। अब सब खत्म हो चुका था। अर्नव ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अब तुम बेफिक्र हो जाओ। नेहा भावुक हो गईं और आंसू पोंछते हुए बोली, अर्नव धन्यवाद। अचानक फोन पर जोरदार धमाका हुआ। तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? नेहा की आवाज़ डर से कांप रही थी। सबको पकड़ लो। हे मिस्टर राजवंशी और मिस कपूर ने हमें इस पूरे परिवार की अच्छी खातिरदारी करने का हुक्म दिया है। अर्नव कुछ बोल पाते, फोन फर्श पर गिरने की तीखी आवाज़ आई। नेहा नेहा नेहा, अर्नव ने कई बार पुकारा, कोई जवाब नहीं। वह चिंता से पागल हो गए और दौड़ते हुए नीचे उतरे। टैक्सी बुलाई और चालक से दहाड़े, ड्राइवर जल्दी, तुरंत मुझे शर्मा हवेली ले चलो। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थीं। शर्मा परिवार का किराए का मकान। पूरा घर तहस नहस था। हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी अकड़कर बैठा था। उसके पीछे कई गुंडे खड़े थे। नेहा शर्मा को पहले ही रस्सियों से बांध दिया गया था। उसके शरीर और चेहरे पर चोट के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे। राजीव शर्मा बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे, मुंह से खून बह रहा था। नेहा के माता पिता को जबरदस्ती घुटनों के बल बैठाया गया था। वे बार बार सिर पीट कर रहम की भीख मांग रहे थे, कृपया हमारी नेहा को छोड़ दो। हा, राजवंशी परिवार का बटलर विकास राव ने ठठाकर हंसते हुए कहा, छोड़ दें। मिस्टर राजवंशी और मिस कपूर को चिंता है कि कहीं यह शादी न कर पाए, इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि नेहा को पता चले कि औरत होना कैसा लगता है। आप इतना डर क्यों रहे हो? ये कहकर वह नेहा की ओर बढ़ा, उसकी ठुड्डी उठाई, टस्क टस्क। नेहा जी तो पहले से ही पूरी खूबसूरती में वापस आ गईं। सचमुच देश की शान है। चिंता मत करो, मैंने कई साल मार्शल आर्ट सीखा है, ताक जबरदस्त है। मैं आपको पूरा मजा दूंगा। साथ ही आज हमने वीडियो कैमरा भी लाया है। नेहा जी, भरपूर आनंद लीजिए। यहाँ दर्जन भर मर्द हैं, नेहा जी की कितनी भी भूख हो, काफ़ी से ज्यादा है ना। बाकी गुंडे भी हवस भरी हंसी हंसने लगे। नेहा शर्मा डर से कांपने लगीं। अगर तुमने मुझे छुआ तो अर्नव सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्नव सिंह, विकास राव ने ठठाकर हंसा, अगर वो आने की हिम्मत करे तो आज उसकी मौत पक्की। उसके सामने मैं तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक करूंगा। उसका दर्द, उसकी बेबसी, मिस्टर राजवंशी और मिस कपूर को बहुत मजा आएगा। मैं अपनी जान देकर भी तुमसे लड़ूंगा। राजीव शर्मा ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और रस्सियां तोड़ने की कोशिश की। आंखें लाल कर वह एक गुंडे पर टूट पड़े। तू तो बस एक नीच कुत्ता है। विकास राव ने एक थप्पड़ मारा और राजीव शर्मा बेहोश हो गए। ये देखकर नेहा की मां का चेहरा और उदास हो गया। उन्होंने कड़वाहट से विनती की, कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो।
मैं उसकी जगह कुछ भी सहने को तैयार हूँ। जब तक मिस्टर राजवंशी और मिस कपूर खुश हों, आप मुझे कुछ भी करने को कह सकते हैं। बस मेरी बेटी को यह अपमान न सहना पड़े। विकास राव ने उनकी ठुड्डी पकड़ी और गुंडों के बीच धकेल दिया। ये बूढ़ी शर्मा माँ भी बुरी नहीं। आज माँ बेटी दोनों के साथ मौज लेंगे। हा हा हा। कहते हुए उसने नेहा और उनकी माँ को पकड़ा और कमरे की ओर बढ़ा। तुम लोग दरवाजे पर पहरा दो, मेरा मजा लेने के बाद तुम भी लेना। नेहा और उनकी माँ पूरी तरह टूट चुकी थीं। अब वे इन हैवानों के हाथों अपमानित होने वाली थीं। इस दुनिया में कैसे जी पाएंगी। नेहा ने दांत भींचे और कुर्सी से टकराकर खुद को खत्म करने की कोशिश की। विकास राव ने तुरंत पीछे खींच लिया। अगर मौत मांगोगी तो अभी तुम्हारे भाई और पिता को मार डालूंगा। ये सुनकर नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये तो और भी मज़ेदार है। विकास राव ने हंसते हुए नेहा के कपड़े फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एपिसोड 13। नेहा शर्मा ने निराशा में आंखें बंद कर लीं। आंसू धारा बनकर बह निकले। अचानक लोहे का मुख्य दरवाज़ा जोरदार लात से टूट गया। बाहर खड़े पहरेदार उसी झटके में ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गए। तेज सांसें लेते आंखें लाल किए एक नौजवान दरवाजे पर प्रकट हुआ। अर्नव सिंह ने सामने का मंजर देखा तो उनकी मुट्ठियां अपने आप कस गईं। आंखों में कत्ल की आग भड़क उठी। तुम्हें किसने भेजा? उन्होंने ठंडे लहजे में पूछा। विकास राव ने हंसते हुए कहा, मैं विकास राव हूँ, राजवंशी परिवार का मुख्य प्रबंधक और सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट मास्टर। मिस्टर राजवंशी का हुक्म है कि तुम्हें आज अपंग बना दूं। वक्त पर पहुंच गए हो। अपंग बनाने के बाद तुम्हें नेहा शर्मा को हमारे सामने तड़पता हुआ जिंदा तमाशा दिखाऊंगा। अर्नव सिंह ने बर्फ जैसी आवाज में कहा, यह मौका तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तुम मरने वाले हो। कितना घमंड, विकास राव ने तिरस्कार से कहा और आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी में भयानक ताक जमा हुई और अर्नव पर टूट पड़ी। मर जा। अर्नव सिंह की आंखें कत्ल की आग बन गईं। उन्होंने बस हल्का सा मुक्का चलाया। बैंग, एक भयंकर विस्फोट हुआ। विकास राव का पूरा हाथ खून के छींटों में उड़ गया। असहनीय दर्द से उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। राजवंशी परिवार के सारे गुंडे सन रह गए। उनका नंबर एक मार्शल आर्ट मास्टर एक मुक्के में कट्टर अपंग। ये लड़का कितना खतरनाक था। अगले ही पल अर्नव ने विकास राव का कॉलर पकड़ा, हवा में उठाया और भूसों की बौछार कर दी। हड्डियां चटक चटक कर टूटने लगीं। विकास राव खून उगलता रहा, सांसें कमजोर पड़ती गईं। मर जा। अर्नव का हाथ उसके गले पर कसने लगा। अर्नव, नहीं। नेहा की चीख ने उन्हें रोक दिया। वे नहीं चाहते थे कि नेहा उनका ये खूनी रूप देखे, और अगर ये लोग यहीं मर गए तो पुलिस का झमेला हो जाएगा, नेहा के परिवार को परेशानी होगी। ये सोचकर अर्नव की आंखें फिर से ठंडी हो गईं। उनके हाथ में चांदी की पतली पतली सुइयां चमकने लगीं। झट से उन्होंने सुइयां विकास राव के शरीर में उतार दीं। आह! विकास राव ने फिर जोर से चीखा। आज के बाद तुम जिंदगी भर अपंग रहोगे। तेरी मार्शल आर्ट हमेशा के लिए खत्म। हाथ पैर टूटे, मुंह बोलने लायक नहीं रहेगा। हर पल चाकू जैसा दर्द सताएगा। मरने भी नहीं दूंगा, बल्कि मरने की दुआ मांगते रहोगे। अर्नव ने अपंग हो चुके विकास राव को जमीन पर पटक दिया। वह कांपता रहा, बस दबी दबी चीखें निकल सकीं। बाकी गुंडों की रूह कांप गई। वे भागना चाहते थे पर अर्नव ने दरवाज़ा बंद कर रखा था। उन्होंने एक मोटी डंडा उठाया और उनके पास पहुंचे। सब एक साथ हमला करो। गुंडे डरे हुए थे, फिर भी हिम्मत जुटाकर अर्नव पर टूट पड़े। अगले ही पल चीखों का शोर गूंज उठा। अर्नव भीड़ियों के बीच शेर बनकर घूमे। एक पल में सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे, टूटे पैर पकड़कर कराह रहे थे। शैतान, ये इंसान नहीं शैतान है। वे भय से कांपते हुए अर्नव को देखते रहे। कोई हिला तक नहीं, जो हिला वो मर जाएगा, अर्नव ने ठंडी आवाज में कहा। सब के सब पत्थर की मूर्ति बन गए। जैसे ही अर्नव मुड़े, नेहा शर्मा आंसुओं से लथपथ उनकी बाहों में गिर पड़ी। उन्हें इस हाल में देख अर्नव का दिल पिघल गया। उन्होंने नेहा को कसकर गले लगाया और दृढ़ स्वर में कहा, अब से मैं यही हूँ, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेगा। नेहा 10 सेकंड तक फूट फूट कर रोती रहीं। धीरे धीरे उनकी धड़कनें सामान्य हुईं। जब उन्होंने छाती से सिर हटाया तो गाल लाल हो गए। अर्नव ने शांत स्वर में कहा, पहले मैं अंकल और भैया का इलाज करता हूँ। वे राजीव शर्मा के पास गए, एक्यूपंक्चर की सुइयां लगाईं। कुछ मिनट बाद कमजोर से राजीव शर्मा ने आंखें खोलीं। अर्नव का हाथ पकड़कर बोले, अर्नव, नेहा और उसकी माँ ठीक है ना? नेहा और सुमित्रा देवी जल्दी से आगे बढ़ीं। हम ठीक हैं पापा। परिवार को सुरक्षित देख राजीव शर्मा फूट फूट कर रो पड़े। सब मेरी बेकारगी की वजह से हुआ, मैं तुम सबकी रक्षा नहीं कर सका। इस बार शुक्र है अर्नव समय पर पहुंच गए। उनकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। अर्नव ने गंभीरता से कहा, चाचा जी, मुझे तो यही करना था। आप आराम करें, अभी भैया का इलाज करता हूँ। फिर उन्होंने नेहा के भाई का आयरन टाच किया। वह भी धीरे धीरे होश में आया। ये जानकर कि अर्नव ने पूरे परिवार को बचा लिया, उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भर गईं। तभी अर्नव की नज़र गुंडों पर पड़ी। उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, विक्रम राजवंशी और रिया कपूर, वो दोनों कमीने कहाँ हैं? वो गुंडे हकलाने लगे। अर्नव ने एक को लात मारी, वह उछलकर गिरा और दर्द से बेहोश। 3 सेकंड, 3, 2। गिनती पूरी होने से पहले ही सब चिल्ला उठे, श्री राजवंशी और बाकी लोग किंग्स पैलेस में हैं। किंग्स पैलेस? अर्नव की आंखें सिकुड़ गईं। बहुत अच्छा। विक्रम राजवंशी और रिया कपूर ने नेहा और उसके परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत की थी। अब दांत के बदले दांत, खून के बदले खून, 100 गुना सूद समेत वसूल करेंगे। भागो। अर्नव की दहाड़ सुनकर सारे गुंडे अपने बेहोश साथियों को घसीटते हुए भाग निकले। नेहा, निश्चिंत रहो, जो कुछ भी हुआ उसका हिसाब मैं जरूर लूंगा, अर्नव ने गंभीर वादा किया। फिर बिना रुके अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गए। लक्ष्य, किंग्स पैलेस। एपिसोड 14। नेहा शर्मा ने सिर हिलाया। रुको अर्नव, मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। हम उन्हें हरा नहीं सकते। उसकी आवाज में कड़वाहट थी।
सुमित्रा देवी ने तंज कसा, ऐसा मत सोचो कि तेरी वो 3 दिन की मार्शल आर्ट क्लास तुझे कोई सुपरमैन बना देगी। राजवंशी परिवार और कपूर परिवार दोनों जयपुर में हाथी के दांत जैसे हैं। तू किससे टकराएगा? बस हमें फिर से अपनी लड़ाई में मत घसीटो। क्या तूने हमें पहले ही कम तड़पाया है? सुमित्रा देवी की सख्त डांट सुनकर अर्नव सिंह ने कड़वी मुस्कान दी और चुप रहे। सुमित्रा देवी ने ठंडे लहजे में कहा, अर्नव, तू और नेहा अब एक ही दुनिया के नहीं रहे। अगर सच में नेहा से प्यार करता है तो उसे रोके मत। वो इससे कहीं बेहतर की हकदार है। नेहा की खूबसूरती लौट आई है। तुझे पता भी है कि अब कितने अमीर घराने के लड़के उसका हाथ थामने को बेताब हैं। उन सब के सामने तू कुछ भी नहीं। मेरे शब्द कड़वे हैं पर सच हैं। माँ, मुझे संभालने दो, नेहा ने जल्दी से बीच में कहा। नहीं, मैं इसे साफ साफ बता दूंगी। सुमित्रा देवी का स्वर पत्थर जैसा था। अर्नव ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से पूछा, तो बताओ चाची, नेहा से शादी करने के लिए मुझे क्या क्या योग्यता चाहिए? सुमित्रा देवी बार बार हंसते हुए बोली, करोड़ों का दहेज, 10 लाख का सोने का सगुन, सार्वजनिक रिसेप्शन, 5 सितारा शादी, 3000 मेहमान, ये तो बस शुरुआत है। तू क्या दे सकता है? अभी तेरे पास कुछ भी नहीं। हम नेहा को तेरे साथ कष्ट सहते नहीं देख सकते। अर्नव ने फिर गहरी सांस ली। चाची, आपने जो भी कहा वो सब मैं ला कर दूंगा और नेहा को अपने घर में रानी बनाकर लाऊंगा। बस, नेहा ने हल्के से डांटा। अर्नव, खुद को धोखा देना बंद कर। हमारा रिश्ता 3 साल पहले खत्म हो चुका है। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। क्या तू सच स्वीकार कर सकता है? मैं नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा और भैया अब इस टूटी फूटी कोठी में रहें। मैं नहीं चाहती कि थोड़े से पैसों के लिए साहूकारों से उधार लें और मारे जाएं। और आज राजवंशी परिवार हमारे घर आया, उसकी एक वजह तू भी है। अर्नव, पिछले 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सह लिया। प्लीज़ मुझे जाने दे। मैं बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। नेहा ने ये शब्द कहते हुए खुद का दिल तोड़ लिया। उसे पता था कि उसके शब्द बेरहम थे, पर कोई रास्ता नहीं था। उसके दिल में अभी भी अर्नव के लिए जगह थी, पर अब परिवार पहले था। मैं खुद तकलीफ सह सकती हूँ, पर अपने परिवार को तकलीफ में नहीं देख सकती। ये बहुत स्वार्थी होता। अर्नव, मुझे माफ़ कर दो। अर्नव का दिल बैठ गया। नेहा, क्या ये सच में तेरे मन की बात है? नेहा को अचानक दर्द हुआ, फिर भी उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं शर्मा ग्रुप की कमान फिर से संभालने जा रही हूँ। मम्मी पापा को वो वैभव वापस दिलाऊंगी जिसके वो हकदार हैं। ये वो चीज़ें हैं जो तू हमें कभी दे नहीं सकता। अर्नव, अब मुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। अब मुझ पर तेरा कोई एहसान नहीं। मैं नेहा शर्मा, हमेशा तेरे साथ इंसाफ करती आई हूँ। अर्नव ने गंभीरता से कहा, जो कुछ भी तूने कहा मैं वो सब कर सकता हूँ। मेरे एक इशारे पर तू जयपुर की मालकिन बन सकती है। कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। नेहा ने निराशा से उसकी ओर देखा। अर्नव, मैं जानती हूँ कि अब तू कुछ हद तक काबिल हो गया है, पर थोड़ा समझदारी से बात कर। क्या तेरे सामने शेखी बघारना अच्छा लगता है? मार्शल आर्ट से क्या होगा? पैसा, रुतबा, इज्जत, यही समाज चलाते हैं। हर चीज़ मुट्ठी से नहीं सुलझती। अर्नव के शब्द मुंह तक आए, फिर निगल गए। मैं अपने काम से साबित करूंगा। वो जानता था कि नेहा की जुबान हमेशा तेज पर दिल नर्म है। अगर उसके मन में उसके लिए जरा भी जगह न होती तो इतने साल उस पर नजर क्यों रखती? नेहा जो भी कह रही थी अर्नव समझ रहा था। वो उसके साथ तकलीफ सह सकती थी, पर अपने परिवार को नहीं। नेहा ने उसकी आंखों में पक्का इरादा देखा तो उसका दिल थोड़ा पिघला, पर आवाज़ अभी भी सख्त थी। ठीक है, तो मैं तेरे प्रस्ताव पर सोचूंगी। उम्मीद है इस बार मुझे निराश नहीं करेगा। नेहा की बात सुनकर अर्नव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे पता था कि वो उसे एक आखिरी मौका दे रही है। इस बार वो इसे गंवाएगा नहीं। सुमित्रा देवी ने घृणा से कहा, बस शेखी मारते रहते हो। तेरे वादे तो पंक्चर की तरह हैं, भरोसा नहीं किया जा सकता। अब नेहा की शक्ल तो लौट आई, पर जो कुछ उसने खोया उसका क्या? वो जयपुर की शहजादी थी, सबसे चमकता सितारा। और अब 4 लोगों का परिवार इस टूटी कोठी में गरीबी की जिंदगी जी रहा है, और ये सब तेरी वजह से। क्या लगता है इससे तेरा एहसान चुक जाएगा? अर्नव ने गंभीरता से कहा, चाची, मैं अपने काम से साबित करूंगा कि मैं नेहा को सुख दे सकता हूँ। अगर मैं न कर सका और वो नया जीवन चाहे तो मैं उसे दुआएं दूंगा। नेहा थोड़ा नर्म पड़ी और आह भरते हुए बोली, अर्नव, मैं भी इतनी सख्त नहीं बनना चाहती थी। मैं बस चाहती हूँ कि तू प्रैक्टिकल बने। मैं वो छोटी बच्ची नहीं रही। मुझे जो सुख चाहिए वो तेरी पहुँच में है। मुझे बड़े बड़े वादों से कोई सुकून नहीं मिलता, वो खोखले लगते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्नव ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो दिल में अपराध बोध और दर्द दोनों उमड़ आए। पर नेहा ने दिल की उलझन दबाए और मुंह फेर लिया। तुझे अब वापस जाकर आराम करना चाहिए। मैं सोना चाहती हूँ, और विक्रम राजवंशी वगैरह को ढूंढने मत जाना। अगर कुछ हो गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, अर्नव ने सिर हिलाया। फिर मैं चलता हूँ। नेहा, अच्छे से आराम कर, कहकर अर्नव ने उसे एक बार गौर से देखा, फिर मुड़ा और बाहर निकल गया। दरवाजे से निकलते ही उसकी आंखें फिर से ठंडी हो गईं। एक सिगरेट सुलगाई, भावनाओं को दबाया और फिर एक्सीलेटर दबाकर सीधे किंग्स पैलेस की ओर दौड़ पड़ा। विक्रम राजवंशी और रिया कपूर ने शर्मा परिवार को रौंदने के लिए गुंडे भेजे थे। नेहा के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया था। अर्नव ने नेहा से वादा किया था कि वो उन्हें परेशान नहीं करेगा, सिर्फ उसे चिंता से बचाने के लिए। पर उन 2 हैवानों को वह कैसे छोड़ सकता था? एपिसोड 15। जयपुर की रात अब खून की गंध से भर चुकी थी। अर्नव सिंह ने गाड़ी रोकी ही थी कि उन्होंने श्याम राय का नंबर डायल किया। किंग्स पैलेस की पूरी डिटेल भेजो। मालिक कौन है? श्याम राय ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर, किंग्स पैलेस रॉकी भाई का प्रॉपर्टी है। आप वहां क्यों जा रहे हैं? अर्नव ने बर्फ जैसी आवाज में कहा, विक्रम राजवंशी और रिया कपूर को ढूंढने। उन दोनों हैवानों ने नेहा के परिवार पर हाथ उठाया है।
आज उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। श्याम राय का दिल धक से रह गया। मास्टर, मुझे बुलाए ना। नहीं, मैं अकेला काफ़ी हूँ। इधर किंग्स पैलेस के प्राइवेट सूट में विक्रम राजवंशी और रिया कपूर सोफे पर बैठे हंस रहे थे। दोनों के फ़ोन पर नेहा शर्मा की तस्वीरें थीं। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, रिया टेंशन मत ले। विकास राव हमारे राजवंशी परिवार का नंबर 1 किलर है। कुछ नहीं हो सकता। जल्दी ही हमें उस लड़की की रोती हुई वीडियो मिल जाएगी। रिया की आंखें नफरत से लाल थीं। मैं चाहती हूँ कि उसका अपमान पूरे जयपुर में फैल जाए। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ फेरा और हंसते हुए कहा, सिर्फ नेहा ही नहीं, वो अर्नव सिंह भी आज मरेगा। विकास ने बताया था कि जब हम पहुंचे तो नेहा उसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अब वो भी मौत को गले लगाने दौड़ा चला आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि नेहा का चेहरा फिर से ठीक हो गया। क्या? रिया चौंकी, फिर ठंडे स्वर में बोली, कोई बात नहीं। फिर से बर्बाद कर देंगे। इस बार सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा जिस्म घिनौने निशानों से भर देंगे। बस अच्छी खबर का इंतजार करो। तभी विक्रम का फ़ोन बजा। उसने देखते ही चेहरा चमक उठा। राजवंशी हवेली से कॉल। फ़ोन उठाया और घमंड से बोला, क्या नासाब, वीडियो भेजो, मुझे उन्हें रोते बिलखते देखना है। पर दूसरी तरफ से कांपती आवाज़ आई, बड़े मालिक, बहुत बुरा हुआ। विकास राव, वो अपंग हो गया। क्या? विक्रम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हम सब के पैर टूट गए। वो आदमी, वो शैतान है। विक्रम दहाड़ा, कचरे के ढेर, तुम सब बेकार हो। मिस्टर राजवंशी, सावधान रहिए, वो पागल है। विक्रम ने गुस्से में फ़ोन पटका। तेरे की, अर्नव सिंह, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। लगता है अब प्रोफेशनल किलर ही लगाना पड़ेगा, या अपनी बड़ी बहन से कहूँ। राजवंशी खानदान में ढेर सारे मास्टर हैं, तुझे कुचलना आसान होगा। रिया घबराते हुए बोली, विक्रम, वो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। कुछ दिन पहले कपूर कॉर्पोरेशन को ध्वस्त करने की हिम्मत की थी। हमें इसे अभी खत्म करना होगा। विक्रम की आंखें भी उतनी ही ठंडी थीं, मुझे पता है। धड़ धड़ धड़, अचानक कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा जोरदार धक्के से उड़ गया। दरवाजे का टुकड़ा सीधे उनके सामने वाली शीशे की टेबल पर जा गिरा। शराब की बोतलें टूट गईं, लाल शराब चारों तरफ बिखर गई। दोनों चौंक कर ऊपर देखे और एक जोड़ी बर्फीली आंखें उन्हें घूर रही थीं। अर्नव सिंह, दोनों का दिल मुंह को आ गया। अर्नव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा, बताओ तुम दोनों कैसे मरना चाहते हो। विक्रम गुस्से से चीखा, अर्नव सिंह, ये रॉकी भाई का इलाका है। तूने यहाँ हंगामा करने की हिम्मत की। रॉकी भाई तुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पता है रॉकी भाई कौन है? घबराहट में उसने टेबल के नीचे लगा अलार्म बटन दबा दिया। बीप बीप बीप, पूरे पैलेस में लाल बत्तियां जल उठीं। धप धप, जमीन कांपने लगी। गलियारे से दर्जनों भारी बूटों की आवाजें आईं। पलक झपकते ही दरवाजा पूरी तरह घिर गया। 20-25 हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स ने कमरा घेर लिया। सबके हाथ में हथियार। सबसे आगे एक दैत्याकार आदमी आगे बढ़ा। काला सूट, माथे पर पुराना चाकू का निशान, आंखें खून की प्यासी। उसने गरज कर कहा, ये रॉकी भाई का इलाका है। जो यहाँ आया जिंदा नहीं गया। एपिसोड 16। जयपुर की उस रात का तांडव अभी खत्म नहीं हुआ था। वो विशालकाय आदमी कोई और नहीं, रॉकी भाई खुद थे। रॉकी भाई, ये हरामजादा आपके इलाके में कत्ल और आगजनी करने आया है। इसे जिंदा मत छोड़िए, इसे सबक सिखाए। विक्रम राजवंशी की हंसी पागलपन की हद को छू रही थी। अर्नव सिंह, तेरा अंत हो गया। मैं अभी तक सोच रहा था कि तुझे कैसे मिटाऊं, तू खुद रॉकी भाई के मुंह में घुस आया। हा हा हा। पर अगले ही पल उसकी हंसी गले में अटक गई, क्योंकि जयपुर के 2 सबसे बड़े डॉन में से एक, रॉकी भाई, अचानक अर्नव सिंह के पीछे जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। लॉर्ड अर्नव, पूरी फौज तैयार है। इन दोनों का क्या करना है? बस हुक्म दीजिए। रॉकी भाई आग में कूदने को तैयार है। ये क्या हो रहा है? रिया कपूर का चेहरा मौत की तरह सफ़ेद पड़ गया। जयपुर के 6 बड़े मालिकों में से एक रॉकी भाई अर्नव सिंह के सामने घुटने टेके हुए हैं। अर्नव ने बर्फीली आवाज़ में कहा, रॉकी, जिन्होंने मुझे छेड़ा उनका क्या हाल किया तूने? रॉकी भाई तुरंत सीधा खड़ा हुआ और गरज कर बोला, जो लॉर्ड अर्नव को छूता है, या तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ देता हूँ या वो मर जाता है। उसकी नज़र विक्रम और रिया पर पड़ी तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रॉकी भाई की खौफनाक बदनामी तो दोनों ने सुनी ही थी। राजवंशी हो या कपूर, कोई भी इनसे नहीं डरता था। एक बार एक बड़े घराने के लड़के ने रॉकी भाई को गलत बोला था, उसकी कमर तोड़ दी गई थी। पिता को खुद आकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अर्नव ने उदासीनता से कहा, मर्द के 3 पैर तोड़ दो, औरत को नंगा करो, कुछ कलात्मक फोटो खींचो, बेहोश करके मुख्य सड़क पर फेंक दो। लॉर्ड अर्नव का हुक्म सर आंखों पर। रॉकी भाई ने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। विक्रम राजवंशी के पैर जेली बन गए। दोनों घुटनों के बल बैठ गए। रॉकी भाई, रहम इस बार छोड़ दो, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। रॉकी भाई ने ठंडे स्वर में कहा, मुझसे रहम मांगने से कुछ नहीं होगा। तुमने लॉर्ड अर्नव से पंगा लिया था। उसने खुद देखा था अर्नव कितने खतरनाक हैं। अर्नव की ताकत तो छोड़ो, जिन जिन बड़े सूरमाओं को अर्नव जानते हैं, कोई भी इन्हें मिनटों में कुचल सकता है। दोनों ने अर्नव की तरफ मुंह फेरा और रोते बिलखते बोले, अर्नव, हम गलत थे, सुलह कर लो ना, जितना मुआवजा कहो देंगे, कोई भी रकम। अर्नव ने व्यंग्य भरी हंसी हंसी, जो तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मजे लेकर लो, कहकर हाथ हिलाया और बाहर निकल गए। रिया कपूर पीछे हते हुए दांत पीसकर चिल्लाए, अर्नव सिंह, मैं तुझे इसकी कीमत चुकवाऊंगी। पर शब्द पूरा होते होते कुछ गुंडों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। चाहे कितना भी चीखे चिल्लाए, निकल न सकी। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, पर रॉकी भाई ने एक हाथ से उसका कॉलर पकड़ा। क्रैक क्रैक क्रैक, खून जमा देने वाली चीखें गूंजीं। विक्रम का निचला हिस्सा खून के तालाब में डूब गया। वो दर्द से वहीं बेहोश हो गया। रॉकी भाई ने सिगरेट सुलगाए और धीरे से बोला, लॉर्ड अर्नव के हुक्म का एक एक शब्द निभाओ।
कमरे से रिया कपूर की दया की भीख मांगती चीखें आईं। कुछ देर बाद दोनों बेहोश हो चुके थे। गुंडों ने उन्हें घसीटकर कार में फेंका और मुख्य राजपथ पर पटक दिया। तुरंत बाद राजवंशी और कपूर परिवार वालों को खबर मिली। मौके पर पहुंचे तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। हरामजादे, ये किसने किया? मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम राजवंशी के पैर ही नहीं टूटे थे, उसकी मर्दानगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। और रिया कपूर को सड़क पर फेंक दिया गया था। न जाने कितनों ने फोटो खींच ली। अब वो कभी मुंह दिखा पाएगी? कपूर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। इसे यूं नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं। जिम्मेदार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोनों परिवारों की आंखें खून की प्यासी थीं। कपूर हवेली। रिया कपूर सुस्ती से जागी। आह, वो डर के मारे बिस्तर के कोने में सिमट गई। कोई पास मत आना। रिया बेटा, हम हैं, डरो मत। बता कौन था, हम तेरा बदला जरूर लेंगे। रिया कांपती रही। 10 मिनट बाद संभली, फिर दांत पीसकर बोली, अर्नव सिंह, वही हैवान अर्नव सिंह था। उसने रॉकी भाई को ये सब करने को कहा था। मैं उसे मार डालूंगी। अर्नव सिंह नाम सुनते ही सबके मुंह से आग निकलने लगी। फिर वही हरामी। राजवंशी परिवार को खबर करो, देखते हैं ये कैसे सुलझाते हैं। राजवंशी हवेली। विक्रम राजवंशी अभी कोमा में था। बगल में उसकी माँ बाप बैठे थे। माँ फूट फूट कर रो रही थी। पिता का चेहरा पत्थर जैसा सख्त। वे थे राजवंशी खानदान के मुखिया महेश राजवंशी और उनकी पत्नी जिया राजवंशी। महेश राजवंशी की आंखें खून की प्यासी थीं। अर्नव सिंह, नीच प्राणी, अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा तो राजवंशी खानदान का सर झुक जाएगा। विक्रम न सिर्फ अपंग हुआ था, उसकी नसबंदी हो चुकी थी। वंश खत्म। इसे कैसे माफ किया जा सकता था? जिया राजवंशी ने आंसू पोंछे और चीखी, महेश, इसे मार डालो। हमारे बेटे ने बहुत सहा है, बदला चाहिए। जयपुर के पुराने रुतबेदार परिवार होने के बावजूद आज राजवंशी खानदान का वारिस अपंग हो गया। अगर ये बात फैली तो इज्जत कहाँ रहती? महेश राजवंशी ने मुठ्ठियां कसी। मैं विक्रम का बदला लूंगा। पर अर्नव सिंह अब बहुत ताकतवर हो चुका है, आम लोग उसे छू भी नहीं सकते। हमें ऐसा शख्स चाहिए जो सिर्फ एक बार निकले और मौके पर ही खत्म कर दे, दूसरा मौका न मिले। उनकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। वो बिना पक्के प्लान के हाथ नहीं डालते थे। अर्नव ने विक्रम की मर्दानगी छीनी थी, रिया को नंगा करके सड़क पर फेंका था। ये मौत से 100 गुना ज्यादा क्रूर था। इस अपमान का बदला न लिया तो नफरत कैसे शांत होती? जिया राजवंशी बोली, हम किसी मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को बुला सकते हैं। मुझे जयपुर के मशहूर मास्टर दिलीप का पता है। अगर वो हाथ डाल दे तो अर्नव सिंह के बचने की कोई गुंजाइश नहीं। ग्रैंड मास्टर दिलीप, नाम सुनते ही महेश राजवंशी की आंखें चमक उठीं। मास्टर दिलीप जयपुर के टॉप 3 मार्शल आर्ट मास्टर थे। उनकी कला का कोई मुकाबला नहीं। अगर वो आगे आए तो अर्नव सिंह जिंदा नहीं बच सकता। महेश राजवंशी क्रूर हंसी हंसे, मैं इसे सिर्फ मारना नहीं चाहता, इसके पूरे खानदान को इसकी कीमत चुकानी है। एपिसोड 17। जयपुर की रातें अब खून से लाल हो चुकी थीं। मार्शल आर्ट मास्टर्स रॉकी भाई जैसे लोगों से बिल्कुल अलग थे। रॉकी भाई के पास हजारों गुंडे थे, पूरा शहर कांपता था। पर ये मार्शल आर्ट मास्टर्स, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मार्शल आर्ट को समर्पित कर दिया था, उनकी व्यक्तिगत ताकत रॉकी भाई से 1000 गुना ज्यादा थी। हमें तुरंत मास्टर दिलीप से संपर्क करना होगा। उनसे इस हरामजादे अर्नव सिंह को कुचलने की गुजारिश करनी होगी। बदला तो लेना ही था। जल्द ही महेश राजवंशी ने मास्टर दिलीप से संपर्क कर लिया। मास्टर दिलीप ने तुरंत हामी भरी, पर शर्त भी रखी। 3 करोड़ रुपए, एक बेहुदा मांग। पर महेश राजवंशी के पास कोई चारा नहीं था। अब जयपुर में अर्नव सिंह से टक्कर लेने वाला और कौन था? मास्टर दिलीप का मौका देखकर दाम बढ़ाना जायज ही था। महेश राजवंशी एक सेकंड भी इंतजार नहीं करना चाहते थे। दिलीप मार्शल आर्ट्स हॉल। मास्टर दिलीप ऊंचे आसन पर विराजमान थे। नीचे दर्जनों शिष्य और अधीनस्थ सिर झुकाए खड़े थे। आज मैंने राजवंशी परिवार से एक मिशन लिया है, इनाम काफी मोटा है। सबकी आंखों में चमक दौड़ गई। मास्टर दिलीप ने उदासीन स्वर में कहा, विरोधी की ताकत अच्छी है, तुम साधारण शिष्य उसके सामने टिक नहीं पाओगे। कोई जरूरत नहीं, विक्रांत शेखावत, तुम जाओ। हुक्म होते ही भीड़ से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। जी गुरुजी। ये थे दिलीप मार्शल आर्ट्स हॉल के दूसरे सबसे खतरनाक लड़ाके विक्रांत शेखावत। आंतरिक शक्ति के मालिक, 10 सालों से मार्शल आर्ट साध रहे थे। उनकी एक मुक्का पहाड़ तोड़ सकती थी। काम पूरा हुआ तो इनाम तुम्हारे साथ बांटूंगा, साफ सुथरा काम करना। विक्रांत ने सिर झुकाया, चिंता न करें गुरुजी, मेरी ताकत के सामने जयपुर में कोई टिक नहीं पाता, आप पूरी तरह निश्चिंत रहें। मास्टर दिलीप ने सिर हिलाया, बेशक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लक्ष्य का नाम अर्नव सिंह है। ये उसकी और उसके परिवार की पूरी फाइल है, ध्यान से पढ़ो। फाइल विक्रांत की ओर उछाली गई। एक नज़र डालते ही विक्रांत ने ठठाकर हंसा, कान का पीछे अभी गीला है बच्चा, इसे पकड़ना तो बच्चों का खेल है। शाम का वक्त, अर्नव सिंह मांस सब्जी के 2 बड़े बैग लिए घर लौट रहे थे। पर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दिल जोर से धक से रह गया। दरवाज़ा हल्का सा खुला था, अंदर अजीब सी खामोशी, कुछ गड़बड़ था। दरवाज़ा धीरे से धकेला। मम्मम। सिया सिंह कुर्सी से रस्सियों से बंधी थी, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार सिर हिलाकर पीछे की ओर इशारा कर रही थी। हिस्सस, पीछे से हवा कटने की आवाज़ आई। अर्नव ने बिजली की तेजी से मुड़ा। एक ठंडा खंजर उनकी छाती को छूते हुए निकल गया, सिर्फ त्वचा पर हल्की सी जलन। तुम कौन? मरने वालों को इतना जानने की जरूरत नहीं। आज मेरा काम तुझे मारना है, फिर तेरे परिवार को तेरे पास भेजना है। विक्रांत शेखावत ने खंजर लहराया और ताबड़तोड़ हमले किए। स्विश स्विश स्विश, हवा चीरने की तेज आवाजें। अर्नव हर वार को बाल बाल बचाते रहे। मर जा। विक्रांत ने जोर लगाकर खंजर सीधे अर्नव की छाती पर दे मारा। इतने करीब से वार, जानलेवा।
पर अर्नव ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ ली। खंजर अब 1 इंच भी नहीं हिल सका। तू। विक्रांत को यकीन नहीं हुआ कि कोई उसकी ताकत रोक सकता है। अगले ही पल अर्नव का मुक्का उसकी छाती पर पड़ा। धड़ाम। विक्रांत का शरीर हवा में उछला और दीवार से टकराया। खून की उल्टी के साथ हड्डियां चटकने की आवाज़ें गूंजीं। सांसें लड़खड़ा गईं। ये कैसे हो सकता है? दिलीप मार्शल आर्ट्स हॉल का दूसरा सबसे मजबूत लड़ाका अर्नव के 2 बार भी नहीं झेल सका। अपना नाम और मालिक बता, मैं तुझे पूरी लाश दूंगा, अर्नव ने ठंडी आवाज में कहा। विक्रांत की रूह कांप गई। वो सिया सिंह की ओर झपटा, बंधक बनाकर धमकाने की कोशिश की। पर अर्नव और तेज थे। एक लात ने उससे फिर उड़ा दिया। आंतरिक शक्ति से भरी उस लात ने विक्रांत का डेंटियन और सारी मैरिडियन तहस नहस कर दी। पोह। इस बार विक्रांत खड़ा तक नहीं हो सका। बस लाचार होकर अर्नव को अपने पास आते देखता रहा। अर्नव की आंखें अभूतपूर्व ठंडी थीं। बता, किसने भेजा है? विक्रांत ने ठंडी सांस ली। नहीं बताया तो मैं खुद पता कर लूंगा, अर्नव ने कहा, पर पहले तू मर। खंजर ऊपर उठा। बोलता हूँ, विक्रांत कांपते हुए चिल्लाया, हमारे गुरुजी, हम दिलीप मार्शल आर्ट्स हॉल से हैं। हुक्म हमारे मास्टर दिलीप का था। दिलीप मार्शल आर्ट्स हॉल। अर्नव की आंखें सिकुड़ गईं। मैंने सब बता दिया, अब मुझे छोड़ दो। पर एक बर्फीला खंजर तेजी से उसके गले में घुस गया। एक ही बार विक्रांत अकड़कर नीचे गिर पड़ा। सिया सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्नव ने फौरन उसे खोला, मुंह से कपड़ा निकाला। भैया, तुमने किसी को मार डाला? सिया कांपती हुई हाँफने लगी। वो पहले मेरी जान लेने आया था और तुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। वो मरने के लायक था। सिया हिल गई। पर पुलिस, अर्नव ने शांत स्वर में कहा, ये मार्शल आर्ट वालों का आपसी मामला है। पुलिस का कोई हक नहीं। मार्शल आर्ट जगत के झगड़ों का अपना अलग कानून था। स्वतंत्र मार्शल आर्ट्स ब्यूरो संभालता था। जब तक आम लोग न शामिल हों, आपसी बदला जायज था। सिया को तसल्ली देने के बाद अर्नव ने श्याम राय को फोन लगाया, मेरे घर सफाई के लिए भरोसेमंद आदमी भेजो। जी मास्टर। 20 मिनट में हटे कट्टे आदमी आए, लाश गायब की, फर्श चमकाया और चले गए। सिया अभी भी डरी हुई थी। अर्नव ने उसे गले लगाया, सिया, गुनाह मत ले। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। अगर आज मैंने इसे नहीं मारा होता तो कल फिर आते। अगर तुझे या माँ को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर पछताता। चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा, और अपने भाई पर भरोसा रख। मैं कोई राक्षस नहीं जो बेवजह मारता हूँ। सिया ने सिर हिलाया, चेहरा अभी भी पीला। सिया को सुलाकर अर्नव बाहर निकले। सिगरेट सुलगाए। दिलीप मार्शल आर्ट्स हॉल का मास्टर दिलीप, लगता है मिलने का वक्त आ गया। किसी को मारने के लिए भेजना अलग बात थी, पर घर में आकर परिवार पर हाथ डालना, ये सीमा लांघना था। परिवार उनकी कमजोरी थी। क्रोध से जलते हुए अर्नव अकेले ही दिलीप मार्शल आर्ट्स हॉल की ओर चल पड़े। इधर दिलीप मार्शल आर्ट्स हॉल में मास्टर दिलीप का चेहरा राख की तरह हो गया था। मिशन फेल। विक्रांत से संपर्क टूट गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मास्टर दिलीप ने मेज पर जोरदार मुक्का मारा। चेहरा गुस्से से लाल। बेकार, इतना आसान काम और फेल। तुम सब मरने के लायक हो। अब अर्नव और सतर्क हो जाएगा। अगली बार मारना और मुश्किल। लगता है मुझे खुद हाथ साफ करने पड़ेंगे। सभी शिष्य सिर झुकाए खड़े रहे। विक्रांत मर चुका था, क्या वो भी जान गंवाना चाहते थे? तुम सब कुत्तों से उम्मीद करना बेकार है। मास्टर दिलीप ने लोहे का दस्ताना हाथ में लिया। आंखें ठंडी चमक रही थीं। चले जाओ, मैं थोड़ी देर में खुद आता हूँ। पर अभी वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि दरवाज़ा जोर से खुला। एक लंबा चौड़ा शख्स अंदर घुसा। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तेरे कुत्ते की जान लेने खुद तेरे पास आया हूँ। एपिसोड 18। जयपुर की उस रात में अब सिर्फ खून की बू आ रही थी। ये आदमी, पूरा दिलीप मार्शल आर्ट्स हॉल एक पल में सन्नाटे में डूब गया। यहाँ तक कि मास्टर दिलीप ने भी सपने में नहीं सोचा था कि अर्नव सिंह में इतनी हिम्मत होगी कि वो खुद चलकर उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। क्या ये सीधे सीधे मौत को गले लगाना नहीं था? जयपुर के तीसरे रैंक के मार्शल आर्ट मास्टर दिलीप के पास देर से विकसित हुई आंतरिक शक्ति थी। उनकी लोहे की मुठ्ठियां जयपुर में हर विरोधी को चकनाचूर कर चुकी थीं। इसी से उन्हें आयरन फिस्ट का खिताब मिला था। सालों से अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट उनकी लोहे की मुट्ठियों के नीचे मरे थे। इस बच्चे को यहाँ घुसने का साहस किसने दिया? और ऊपर से ये कहने की हिम्मत कि वो उनके कुत्ते की जान लेने आए हैं। मास्टर दिलीप की आंखें सिकुड़ गईं। मेरी जान लेने का दावा? लगता है जीने से ऊब गया है तू। मैं तो तुझे ढूंढ ही रहा था, तू खुद मेरे दरवाजे पर आ गया, तो आज यहीं हमेशा के लिए रह जा। अर्नव ने घृणा से कहा, मैं आज तुझे मारने आया हूँ, तेरी बकवास सुनने नहीं। दुस्साहसी। मास्टर दिलीप ने तुरंत अपने लोहे के दस्ताने जोर से फेंके। हुश हुश हुश। 2 लोहे के गोले बम की तरह घूमते हुए अर्नव की ओर उड़े। अर्नव ने सिर हल्का सा झुकाया। दोनों गोले बाल बाल निकल गए। धड़धड़ाम। दीवार में 2 बड़े गड्ढे। इतना बुरा भी नहीं। हमला चूकते देख मास्टर दिलीप की आंखें सिकुड़ गईं। वो कुर्सी से उठ खड़े हुए, पैर के अंगूठे से जमीन पर ठोका और तोप के गोले की तरह अर्नव की ओर छलांग लगाए। धप धप धप। हर कदम के साथ जमीन फट रही थी। बिजली की रफ्तार। मुठ्ठियां हथौड़ों की तरह कसी। सीधे अर्नव के सिर पर वार। आंतरिक शक्ति के अंतिम चरण में एक मुक्का 3000 पाउंड का बल। पर अर्नव ने 10 उंगलियां पंजे में बदल दीं। बस एक कदम आगे बढ़ाया। हिस्सस। उनके वार को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अर्नव का हाथ स्टील के पंजे की तरह मुट्ठी को चीरता हुआ निकला। फिर मास्टर दिलीप की बांह कसकर पकड़ी और जोर से मरोड़ा। मेरे लिए टूट जा। क्रैक क्रैक। मास्टर दिलीप की दोनों बाहें टूट गईं। दर्द से चीख निकल गई। दर्द में वो चिल्लाए और अर्नव की कमर पर लात मारने की कोशिश की। खुद को बहुत ज्यादा आंकते हो, अर्नव ने उपहास किया। हाथ घुमाया और उनका पैर भी तोड़ दिया। ये जयपुर का तीसरा नंबर मार्शल आर्टिस्ट है, कचरे के लायक भी नहीं।
मेरे परिवार पर हाथ डालने की हिम्मत किसने दी? अर्नव ने एक हाथ से उनका गला पकड़ा और हवा में उठा लिया। पूरे हॉल में सब दंग रह गए। उनका हेडमास्टर अंतिम चरण की आंतरिक शक्ति वाला, जयपुर का 3रा रैंक। इस बच्चे ने इतनी आसानी से कुचल दिया। मास्टर दिलीप का पूरा शरीर कांपने लगा। वो दया मांगना चाहते थे पर गला जकड़ा हुआ था, एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अर्नव ने सीधा मुक्का मारा। आंतरिक शक्ति उनके पेट में घुस गई। पूरी मार्शल साधना एक झटके में अपंग। फिर वो मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़े। बोल, तुझे ये सब किसने करने को कहा? मुझे यकीन है बिना वजह तो नहीं आया होगा। पीछे कोई है ना? नहीं बताया तो आज यहीं पूरे हॉल में नरसंहार शुरू कर दूंगा। हर मिनट की देरी पर एक जान। इन शब्दों से पूरा हॉल मृत सन्नाटे में डूब गया। सबकी आंखें डर से फैल गईं। अर्नव की एक नज़र भी मौत का निशाना थी। बोलता हूँ। मास्टर दिलीप के अंदर डर की आंतें फट रही थीं। ये राजवंशी परिवार का मुखिया है, महेश राजवंशी। उसने तेरी जान के लिए मुझे 3 करोड़ दिए थे। राजवंशी परिवार, ये सुनकर अर्नव को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उनकी आंखें और ठंडी हो गईं। वो और राजवंशी परिवार अब जीवन मरण के दुश्मन थे। जब वो उन्हें जमीन में दफनाना चाहते हैं तो इस खतरे को जड़ से खत्म करना जरूरी था। मुझे छोड़ दे, अब से मैं तेरा कुत्ता बनूंगा, मास्टर दिलीप ने बड़ी मुश्किल से कहा। तू मेरी नज़र में कुत्ता बनने के भी लायक नहीं। जानकारी मिल गई। अर्नव ने पैर से उनका सिर कुचल दिया और हॉल से बाहर निकल गए। पूरे दिलीप मार्शल आर्ट्स हॉल में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुंह खोले। अर्नव के जाने के बाद ही सब कमज़ोर होकर ज़मीन पर गिर पड़े। हॉल से बाहर निकलते ही अर्नव ने श्याम राय को फ़ोन लगाया। मेरे लिए कुछ भरोसेमंद लोग इकट्ठा कर। आज रात मैं राजवंशी परिवार को पूरी तरह खत्म करना चाहता हूँ। श्याम राय ने बिना एक सेकंड गंवाए कहा, मास्टर मैं अभी सब तैयार कर देता हूँ। आज रात के लिए पूरा इंतजाम कर। अर्नव की आवाज़ बर्फ थी। राजवंशी परिवार को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा जा सकता। नेहा को निशाना बनाया, फिर उनके परिवार पर हमला किया। अब ये लोग खून की कीमत चुकाएंगे। एपिसोड 19। जयपुर की रात अब खून से सराबोर थी। एक सुनसान मैदान में अर्नव सिंह खड़े थे, हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए। पूरी हवा में हत्या की गंध। श्याम राय ने सम्मान से सिर झुकाया, मास्टर सब तैयार हैं। अर्नव ने ठंडी नज़रों से ऊपर देखा। बाहर निकलो। राजवंशी परिवार, जयपुर का शीर्ष स्तरीय खानदान। महेश राजवंशी बेचैनी से टहल रहे थे। मास्टर दिलीप से अभी तक कोई खबर नहीं, फ़ोन भी नहीं उठ रहे। क्या कुछ गड़बड़ हो गई? पर मास्टर दिलीप तो जयपुर के 3रे रैंक के मास्टर थे। अर्नव सिंह जैसे लड़के को मारना उनके लिए बच्चों का खेल होना चाहिए था। असंभव। ठीक तभी परिवार प्रमुख, कोई अंदर घुस आया है, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। कई गार्ड दौड़ते हुए अंदर आए और धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़े, चेहरे पर खौफ। कौन है हरामी? महेश राजवंशी का दिल धक से रह गया। वो गुस्से से दहाड़े, कौन सा अंधा मेरे राजवंशी हवेली में मौत मांगने आया है? वो पहले से ही तनाव में थे, अब कोई और उकसाने की हिम्मत कर रहा था। जीने से थक गए होंगे। उनकी आवाज़ धीरे धीरे खामोश हो गई। अचानक कदमों की तेज आहट। काले कपड़ों में भूत जैसे दर्जनों आदमी हवेली के मुख्य हॉल में घुस आए। चाकू अभी भी खून से लथपथ। खून की तेज गंध ने हवा को जहरीला बना दिया। ये क्या हो रहा है? महेश राजवंशी हैरान, मैंने इतने गार्ड नहीं रखे थे। गार्ड, हम पर हमला हो रहा है, बाहर निकलो हरामियों। पर कोई जवाब नहीं। महेश राजवंशी की पुतलियां फैल गईं, चेहरा राख की तरह सफ़ेद। राजवंशी परिवार के मुखिया, चिल्लाना बंद कर। आज तेरी दयनीय जान कोई नहीं बचा सकता। मुख्य द्वार से एक गहरी आवाज़ गूंजी। एक लंबा चौड़ा शख्स हवेली में दाखिल हुआ, हाथ पीठ के पीछे, चेहरे पर काला मास्क, आंखें बर्फ की तरह ठंडी। तू अर्नव सिंह है? महेश राजवंशी के पैर कांपने लगे। अर्नव ने हल्की मुस्कान दी, बहुत बेवकूफ़ नहीं, मैं आज रात तेरी जान लेने आया हूँ। मेरे परिवार और दोस्तों पर हाथ उठाने की कीमत। महेश राजवंशी का चेहरा पीला पड़ गया। अर्नव, मेरे पास पैसा है, ढेर सारा पैसा, जितना कहे उतना दूंगा, मेरी जान छोड़ दे। वो समझ गए थे, अर्नव जिन लोगों को लाया था वो आम गुंडे नहीं थे। राजवंशी हवेली के सारे गार्ड शायद मर चुके थे, बिना झुके सिर्फ मौत थी। अर्नव की आवाज़ बर्फ थी, पैसे से रास्ता नहीं खरीदा जा सकता। मारो। हुक्म होते ही काले कपड़े वाले बवंडर बनकर आगे बढ़े। महेश राजवंशी भागने की कोशिश की, हाथ पैर मारते हुए लुढ़के। बस 2 कदम, फिर उनका सिर धड़ से अलग, कटा सिर हवा में उछला और जमीन पर लुढ़क गया। आंखें भय और गुस्से से खुली की खुली रह गईं। अर्नव ने उस सिर पर जोर से लात मारी और अंदर बढ़ गए। महेश राजवंशी को मारना काफ़ी नहीं था, उसके परिवार को छूने वाला हर शख्स मौत का हकदार था। पूरी हवेली में मौत जैसी खामोशी। नौकर, रिश्तेदार, कबीले के लोग, कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनका मुखिया ऐसे मारा गया था। कुछ देर बाद चीखें गूंजीं। अर्नव खंजर खून से लथपथ लेकर बाहर निकले। गप, सबने सांसें रोक लीं। अर्नव ने ठंडी नज़रों से सबको घूरा। आज रात जो यहाँ मरा, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। बाहर कहना दुर्घटना में मृत्यु हुई, अगर एक भी शब्द लीक हुआ तो परिणाम खुद भुगतना। सबने पीले चेहरे से सिर हिलाया। अब उन्हें समझ आ गया था, उन्होंने गलत शख्स को छेड़ा था। अर्नव को कुछ हैरानी भी हुई। श्याम राय ने गुप्त रूप से तैयार किए ये कुलीन सैनिक उनकी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक थे। जयपुर की तथाकथित 6 बड़ी ताकतें इनके सामने कुछ भी नहीं थीं। राजवंशी परिवार खत्म। अर्नव तुरंत वहां से निकल गए। अगले दिन राजवंशी हवेली के मुखिया महेश राजवंशी की रहस्यमय मृत्यु की खबर जयपुर के उच्च वर्ग में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान, आखिर राजवंशी परिवार ने किसे उकसाया था? पर राजवंशी परिवार वाले मुंह बंद। विक्रम राजवंशी और महेश राजवंशी की मौत की खबर सुनकर रिया कपूर कांप उठी।
क्या ये अर्नव सिंह का काम है? हो सकता है। विक्रम के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं बचा था। अब उसे भी डर था कि अर्नव उसे मारने आएगा। कपूर परिवार दिवालिया होने की कगार पर था। वो पागलपन के करीब पहुंच चुकी थी। रिया कपूर के दिल में अफसोस उबला। अर्नव सिंह, तू जेल में ही मर क्यों नहीं गया? अचानक उसकी आंखें चमकीं। हाँ, विक्रम ने कहा था उसकी बड़ी बहन की शादी जोधपुर के एक बड़े घराने में हुई है। अगर मैं उससे संपर्क कर लूं तो शायद बच जाऊं। अब अर्नव से निपटने का यही एक रास्ता था। अर्नव सिंह, बस अपनी मौत का इंतजार कर। जब राजवंशी परिवार की वो बड़ी बेटी वापस आएगी, तेरा अंत निश्चित है। उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। अगले दिन राजवंशी हवेली। पूरी हवेली सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी। शोक की चीखें गूंज रही थीं। तभी एक काली लग्जरी कार हवेली के गेट पर रुकी। कार से एक युवती उतरी। सुंदरता में उग्रता, हाथ में एक तस्वीर को कसकर जकड़े हुए, आंखों में गहरा दुख। अर्नव सिंह, तूने मेरे मम्मी पापा और भाई को मार डाला। इस खून का बदला मैं तुझसे तेरे खून से लूंगी। उसने तस्वीर को मुट्ठी में मसला। दुख घृणा में बदल गया। प्रिया राजवंशी कार से उतरी। उनके पीछे पीछे दर्जनों गार्ड, हर एक की आंखों में खून की प्यास। प्रिया राजवंशी को देखते ही सब उत्साह से भर गए। आंसू बहाते हुए चीखे, बड़ी मिस, आप आ गईं। अब राजवंशी परिवार का कलंक धुलेगा। वो घमंडी शख्स मरेगा ही। राजवंशी जैसे प्रथम श्रेणी के खानदान के मुखिया की रहस्यमय मौत और विरोध भी न कर सके, ये कितना बड़ा अपमान था। धप धप एक एक करके सब घुटनों पर बैठ गए। फूट फूट कर रोए। बड़ी मिस, आप आखिरकार लौट आईं। अब हमें उम्मीद है। उन खलनायकों ने हमारे सारे गार्ड मार डाले, हम बस देखते रह गए। बहुत दर्दनाक, बहुत अपमानजनक। बड़ी मिस, आपको मुखिया और विक्रम भैया का बदला लेना होगा। एपिसोड 20। जयपुर की उस काली रात में अब सिर्फ खून और बदले की गंध बाकी थी। प्रिया राजवंशी की वापसी ने बाकी बचे राजवंशी परिवार वालों की आंखों में आशा की एक किरण जगा दी थी। कल रात अर्नव सिंह ने जो ताक दिखाई थी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वे कुछ कर भी नहीं पाए थे, बस देखते रह गए थे कि अर्नव ने पूरी हवेली में नरसंहार कर डाला। पर प्रिया राजवंशी अलग थी। अब वो जोधपुर के राठौड़ खानदान की बहू थी। उसका पति विक्की राठौड़ राठौड़ परिवार का इकलौता वारिस था। राठौड़ खानदान की युवा बहू होने के नाते प्रिया राजवंशी की हैसियत आसमान छूती थी। अब अर्नव सिंह का खेल खत्म। प्रिया राजवंशी के स्वभाव को जानते थे सब। उसका बदला लेने का जुनून इतना ज्यादा था कि वो इस मामले को यूं नहीं छोड़ेगी। 3 लोग, पापा, मम्मी, छोटा भाई, सब अर्नव के हाथों मरे थे। प्रिया राजवंशी की आंखों में आग थी। वो स्मारक हॉल की ओर बढ़ी। ताबूत और 3 तस्वीरें देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। प्लॉप, घुटनों के बल बैठ गई। पापा, मम्मी, विक्रम, मैं वापस आ गई हूँ। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। अर्नव सिंह को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तभी बाहर से एक और युवती अंदर आई। रिया कपूर, चेहरा दुखी। वो पास आए और सांत्वना दी, दीदी, दुख संभलो। प्रिया राजवंशी ने उसे देखा। ठंडे स्वर में पूछा, तुम विक्रम की मंगेतर हो ना? हाँ दीदी, रिया कपूर बोली, मैं भी विक्रम और अंकल आंटी की मौत से दुखी हूँ। पर अब बात करने से कुछ नहीं होगा, बस बदला लेना है। चाहे जो हो, अर्नव सिंह को मरना ही होगा। प्रिया राजवंशी ने उसे बर्फीली नजरों से घूरा। अगर मुझे सही याद है, तुम अर्नव सिंह को जानती हो, है ना? और राजवंशी परिवार का अर्नव से झगड़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह तुम ही हो, सही कहा ना? रिया कपूर ने सिर झुकाया, आंखें लाल। सब मेरी गलती है। प्रिया राजवंशी ने तल्खी से कहा, ड्रामा बंद करो, सीधा मुद्दे की बात करो। तुमने ही मुझे फोन करके बताया था कि विक्रम और बाकियों के साथ दुर्घटना हुई है, तो तुम्हें पता होगा कि मेरे पास इसे सुझाने की ताकत है। अर्नव सिंह की पूरी जानकारी होगी ना तुम्हारे पास? हाँ। रिया कपूर ने फौरन एक मोटा फोल्डर निकाला। प्रिया राजवंशी ने फोल्डर लिया, ध्यान से पढ़ा, फिर कागजों को मुट्ठी में मसल दिया। आंखों में खून उतर आया। तुरंत जाओ, उसकी माँ और उस लंगड़ी बहन को जिंदा मेरे सामने लाओ। अगर काम नहीं कर सके तो अपना सिर लेकर आना। जी मैडम। उसके पीछे खड़े मार्शल आर्टिस्ट तुरंत निकल गए। 20 मिनट बाद सिंह हवेली। अचानक दर्जनों काले कपड़े वाले घुस आए। वंशिका सिंह और सिया सिंह को बेहोश करके उठा लिया। पर जैसे ही मोहल्ले से बाहर निकले, रुक जाओ, श्याम राय के खास ट्रेन किए हुए डेथ स्क्वाड ने रास्ता रोका। हमारे मास्टर का हुक्म है, जो इन्हें छुएगा मरेगा। हमारी मैडम ने हुक्म दिया है, जो रोकेगा मरेगा। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों तरफ से तलवारें खींच गईं। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड में श्याम राय के डेथ स्क्वाड खून से लथपथ जमीन पर गिरे। प्रिया राजवंशी के लोग माँ बेटी को लेकर गाड़ी में बैठे और भाग गए। पर मरते हुए एक सैनिक ने आखिरी ताकत से श्याम राय को फोन लगाया। जयपुर, फ्लाइंग टाइगर क्लब, सबसे ऊपरी मंजिल, अंधेरा कमरा। उन्हें जगाओ, प्रिया राजवंशी ने ठंडे स्वर में हुक्म दिया। 2 गार्डों ने बर्फ का पानी उठाया और माँ बेटी के सिर पर उड़ेल दिया। छप छप, वंशिका सिंह और सिया सिंह कांपते हुए होश में आईं। सामने खूंखार चेहरा देखकर डर गईं। तुम कौन हो? हम यहाँ कैसे? प्रिया राजवंशी ने क्रूर मुस्कान दी। मेरा नाम प्रिया राजवंशी है। अर्नव सिंह ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरा दर्द महसूस करे। 10 मिनट में वो यहाँ न पहुँचा तो तुम दोनों मर जाओगी। देखते हैं तुम्हारा खून पहले बहेगा या वो पहले आएगा। उसने वंशिका सिंह का फोन निकाला और अर्नव का नंबर डायल करने ही वाली थी कि बाहर से चीख आए, मैडम, वो लड़का, वो क्लब में घुस गया है। प्रिया राजवंशी की आंखें चमक उठीं। इतनी जल्दी? अच्छा हुआ मेहनत बची। तो अब तुम्हारा खून बहने का वक्त आ गया। मैं चाहती हूँ कि वो देखे तुम मौत से लड़ रही हो और वो कुछ न कर पाए। हा हा हा। हाथ हिलाया, चाकू चमके। वंशिका सिंह और सिया सिंह की कलाइयाँ और टखने चीरे गए। खून फव्वारे की तरह बह निकला। दर्द से दोनों चीख पड़ीं।
प्रिया राजवंशी कुर्सी पर बैठ गई। चिंता मत करो, वो जल्दी आएगा। मैंने यहाँ 3 लेयर का जाल बिछाया है। पहला लेयर 20 हैवीवेट बॉक्सर, एक मुक्का इंसान मार सकता है। तभी उसका फोन बजा। मैडम, नहीं, वो अंदर घुस आया है। पहला लेयर खत्म। दूसरी तरफ से चीख आए और लाइन कट गई। प्रिया राजवंशी का चेहरा बदल गया। तो क्या हुआ? दूसरा लेयर 5 प्रोफेशनल गनमैन, एक गोली भी काफ़ी है। अर्नव सिंह चाहे जितना मजबूत हो, हैंडगन का मुकाबला नहीं कर सकता ना। तीसरा लेयर मिड लेवल इंटरनल एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट, कोई बच नहीं सकता। मुझे लगता है वो गनमैन तक भी नहीं पहुंचेगा। पीट पीट कर अधमरा करके मेरे सामने लाया जाएगा। सचमुच बहुत अफसोस हुआ, आप निराश होने वाली हैं। धड़ाम, भारी मिश्र धातु का दरवाजा लात मारकर उड़ गया। अर्नव सिंह एक लाश को घसीटते हुए अंदर घुसे। आंखें खून से लाल, सांसें भारी, पूरे शरीर पर खून। आज तुम कैसे मरना चाहती हो? आप सभी को अगर ये कहानी पसंद आई तो कमेंट जरूर करें ताकि आगे का एपिसोड अपलोड कर सकें।